A very very good morning, good afternoon, good evening. How are you all? अरे माँ कसम मुझे एक दिन तो दे दो अगला वीडियो अपलोड करने में। जैसे पहला वीडियो YouTube पे अपलोड हुआ है बार बार मैसेज आ रहे हैं, सर आपने टोटल 100 कॉन्सेप्ट की बात करी थी, सर आपने अभी तक 28 ही कवर करे, सर बाकी के कॉन्सेप्ट्स को बाकी। अरे एक दिन तो दे दो भैया मेरे को। एज आई प्रॉमिस यू, ठीक है, 3 वीडियोस में मैं सारे 100 कॉन्सेप्ट को दोस्तों कवर करने वाला हूं एंड आपका सीए फाउंडेशन लॉ का रिवीजन एकदम स्मूथ, मक्खन की तरह स्मूथ बनाने वाला हूं। आपने पहला तो वीडियो देखा ही होगा। अगर आपने 100 कॉन्सेप्ट्स 100 मार्क्स का वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है तो यहां पे ही रुक जाइए, पहले वो वीडियो नंबर 1 एडनोवेट के यूट्यूब पेज पे देख लेना एंड आफ्टर दैट कम हियर, क्योंकि यहां पे बेटा मैं कंसेप्ट नंबर 29 से स्टार्ट करने वाला हूं। हमने पहले वाले वीडियो में जनरल कॉन्ट्रैक्ट यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट्स 1 से लेकर 6 के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे सबके सब हमने कवर किए और अभी हम आगे बढ़े हैं एंड टुडे व्हाट आर वी गोइंग टू कवर सर, ध्यान से सुन बेटा। अपन इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसेप्ट्स को करने वाले। इसके अलावा वी आर गोइंग टू टुडे कंप्लीट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वी आर ऑल्सो गोइंग टू कंप्लीट पार्टनरशिप का छोटा लेकिन ज्यादा सक्सेसफुल भाई LLP एक्ट 2008 और साथ में हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 भी कंप्लीट करने वाले हैं। सर कुल मिला के आज जो आप पढ़ाने वाले हो उसका एग्जाम में वेटेज कितना है? अरे सुन लो आप, ठीक है, वीडियो को बिल्कुल अभी बीच में बंद नहीं करना है। 2 घंटे के आसपास की वीडियो चलेगी और पूरा आपको वीडियो को देखना है। IRF का 6 नंबर का वेटेज, पार्टनरशिप 20, LLP आता है कितना परफेक्ट 6 मार्क्स एंड नेगोशिएबल का 14। अगर आप ऐड करोगे वी आर लुकिंग एट covering 46 marks of your exam syllabus within the next 2 hours। तो दिल थाम के बैठिएगा एंड लेट्स गेट रेडी। गणपति बाप्पा मोरिया। अच्छा दूसरी चीज, अगर आपको मेरा वीडियो नंबर 1 अच्छा लगा है जहां पे मैंने पहले 28 कॉन्सेप्ट को कवर किया है, मेरा आपसे एक विनती रहेगा, ये सब में ना मेहनत बहुत लगती है और अगर आप चाहते हो कि ऐसे इनिशिएटिव के साथ मैं और एडनोवेट की बाकी की फैकल्टीज आते रहे तो मैं चाहता हूं यार एक लाइक और एक सब्सक्राइब हो जाए और अगर आपको अच्छा भी लगे तो एक अच्छी सी कमेंट छोड़ के जाना ताकि इट बिकम्स अ मोटिवेशन फॉर अस टीचर्स। जब भी बच्चा कुछ अच्छा कमेंट करता है, जब भी बच्चा कहता है कि सर आपके वीडियो का हमको फायदा हुआ, तो एज अ टीचर हमें मोटिवेशन मिलता है कि अगली बार और बेहतर करना है, अगली बार और ज्यादा मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड करनी है। तो ये सब आप कर लेना, ज्यादा विलंब नहीं करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में। दोस्तों इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का आता है, लेकिन आता है जरूर एंड दैट इज वाई इसको बिल्कुल आपको ऑप्शन में छोड़ना नहीं है। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का देखा जाएगा तो सिर्फ 6 ही क्वेश्चंस पॉसिबल है एग्जाम पर्सपेक्टिव। सबसे पहला वो लोग पूछ सकते हैं व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ लॉ, जो कि ऑलरेडी लास्ट अटेम्प्ट में आ चुका है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट में वापस कवर नहीं कर रहा हूं बिकॉज चूंकि वही चीज लास्ट अटेम्प्ट में डायरेक्ट आ चुकी है, इस अटेम्प्ट में आने की संभावना थोड़ी कम है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज लॉ एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, जो अगेन ईजी है, आप डायरेक्टली बुक से देख लेना, तो वो ईजी है तो मैंने यहाँ पे कवर नहीं करा है। तीसरा क्वेश्चन जो बन सकता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडिया एंड बेशक ये अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, अबाउट द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, कौन से मिनिस्ट्रीज है जो इंडिया में, ठीक है, आपके सिलेबस में 4 मिनिस्ट्रीज देके रखी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द डिफरेंट स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज इन इंडिया, जो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपन डिस्कस जरूर करेंगे। उसमें आपको RBI, SEBI और IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके बारे में आपको लिखना है। एंड आखिरी क्वेश्चन जो संभव है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इंडियन जुडिशियरी एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। दोस्तों बिना किसी विलंब के ये 6 क्वेश्चंस मैं चाहता हूं कि आप बहुत इज्जत से करो और वो 6 मार्क्स, ठीक है, सफा चाट कर दो, खत्म कर दो वो 6 नंबर को। ऐसे ही स्मॉल मिलाते जाएंगे तो बेटा लार्ज बनते जाएगा। चलिए ना बेटा आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं कंसेप्ट नंबर 29। इसके पहले 28 कंसेप्ट्स हमने वीडियो नंबर 1 में देखे हैं और अभी हम वीडियो नंबर 2 पे आए हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडिया, तो हमारा सिलेबस कहता है मेजरली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडिया। मुझे बताओ, जब कोई क्राइम होता है तो किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को अफेक्ट करता है कि पूरे समाज को करता है? जैसे आपके बगल के मोहल्ले में कोई बच्चा किडनैप हुआ है, देखो जो किडनैप हुआ वो तो विक्टिम है, बट कैन वी अग्री इससे अफेक्टेड पूरा समाज है, पूरा सोसाइटी है। एंड दैट इज व्हाई क्रिमिनल लॉ वो लॉ है विच आर कंसर्न्ड विद वायोलेशन ऑफ पब्लिक लॉ, समाज अफेक्टेड है। सो क्रिमिनल लॉ इज अ लॉ कंसर्न्ड विद वायोलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, कानूनी प्रक्रिया और पब्लिक लॉ। फिर आप बोलोगे इंडिया में डैश एंड डैश आर द 2 लॉज विच रेगुलेट द क्रिमिनल लॉ इन इंडिया,
बेशक इट इज इंडियन पिनल कोड 1860 एंड इट इज द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इसके आगे मैं इंडियन पिनल कोड को आईपीसी और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को सीआरपीसी बोलूंगा। इंडियन पिनल कोड क्या करता है? वो क्राइम की व्याख्या देता है, क्राइम के प्रकार बताता है और क्राइम की पनिशमेंट बताता है। सो इंडियन पिनल कोड डिफाइंस द क्राइम, प्रोवाइड्स इट्स नेचर एंड गिव्स द पनिशमेंट फॉर द क्राइम। तो सीआरपीसी किस काम का? बेटा एक बार क्राइम हो जावे तो कोर्ट पे कुछ तो प्रक्रिया के बाद आपको सजा होगी। सो सीआरपीसी प्रोवाइड्स अस एग्जॉस्टिव प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूटिंग द पनिशमेंट। सजा देने की प्रक्रिया को सीआरपीसी बताता है। एंड व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ क्रिमिनल, ठीक है, क्राइम्स, ये उन्होंने दिया है। तो आपको बस 4 चीजें याद रखनी है क्रिमिनल लॉ में। 1, क्रिमिनल लॉ इज अ लॉ pertaining to the violation of rule of law or public wrong. 2, it is governed by Indian Penal Code 1860 and Code of Criminal Procedure 1973. 3, Indian Penal Code defines the crime, states its nature and provides the punishment for crime, whereas CRPC provides the exhaustive procedure for execution of crime. 4th, ठीक है, आप एग्जाम्पल दोगे कि मर्डर, रेप, थेफ्ट, फ्रॉड, चीटिंग, असॉल्ट, ये सब क्रिमिनल ऑफेंस के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद सेकंड टाइप का लॉ जो तुम्हारा सिलेबस कहता है इस बेटा सिविल लॉ। सिविल लॉ में कोई क्राइम नहीं होता है, बट फिर भी एक जने की लापरवाही की वजह से दूसरे का नुकसान होता है। सिविल रॉन्ग को वैसे हम टॉर्ट भी बोलते हैं, या मैं आपको नॉर्मल रोजमर्रा की भाषा में बता दूं। तो उन्होंने क्या क्या बोला है सर सिविल लॉ के बारे में, सुनते जाना। मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर डेल्ट विद इन सिविल लॉ। सिविल लॉ समाज के खिलाफ नहीं है, इट इज ओनली अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। सो इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करने वाला लॉ मतलब सिविल लॉ। सिविल लॉ में जैसे क्रिमिनल में केस होती है वैसे सिविल में बेटा सूट होता है। सो रेमेडी अंडर सिविल लॉ इज बाय फाइलिंग अ सिविल सूट, ये दूसरा पॉइंट बनेगा। अच्छा, क्रिमिनल लॉ में हम सामने वाले को पनिश करना चाहते हैं, लेकिन सिविल लॉ में हमारा इरादा क्या है कि जिसके साथ गलत हुआ है उसको नुकसान का भरपाई हो, जो आपस में झगड़े है वो सुलझ जाए। सो द फोकस ऑफ सिविल लॉ इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रादर देन पनिशमेंट। चौथा, सिविल लॉ के दोस्तों आपका, ठीक है, जैसे क्रिमिनल लॉ में सीआरपीसी एंड आईपीसी था, वैसे सिविल लॉ में गवर्निंग लॉ इज द सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। सिविल लॉ को वैसे तुम्हारा सिलेबस 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ एंड लॉ ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट मतलब सिविल रॉन्ग, किसी भी नेचर की, सिविल नेचर की गलतियां मतलब लॉ ऑफ टॉर्ट। फिर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स खाली देके रखे। उन्होंने बोला है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, बराबर, सेलर डिफेमेशन या लैंडलॉर्ड टेनेंट के बीच के झगड़े, ये सारी चीजें सिविल लॉ के एग्जांपल्स हैं। आपको जब सिविल लॉ के बारे में कोई पूछे, आपको बेटा 5 चीजें बतानी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन इज कवर्ड इन सिविल लॉ। सेकंड, द रेमेडी अंडर सिविल लॉ इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिविल सूट। थर्ड, focus is on dispute resolution rather than punishment. Fourth, the law which regulates the civil law in India is the Code of Civil Procedure 1908. 5, civil law can be classified into law of contract, family law, property law and law of tort. 6, some examples of civil law are dispute between landlord tenant, breach of contract, seller defamation, non delivery of goods and so on. Easy. इसके बाद चर्चा होगी कॉमन लॉ पे। इसके 3 तत्व है, अच्छे से समझना। पहली बात, कॉमन लॉ मतलब जुडिशियल प्रेसिडेंट, केस लॉ, कोर्ट का सुनाया फैसला मतलब कॉमन लॉ। दूसरा, संविधान का आर्टिकल 141 कहता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है वो पूरे भारत में बाइंडिंग है, सारे कोर्ट्स में बाइंडिंग है। और तीसरा दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेरे डेसिसिस करके एक सिद्धांत है, एक डॉक्ट्रिन है जो कहता है यदि कोर्ट ने, ठीक है, पहले किसी तत्व पे फैसला दिया था तो आज भी उन्हीं तत्वों की मदद से कोर्ट अपने फैसले सुनाएगा। कोर्ट कैन नॉट बी ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। एक बार बोला पीडीएफ फाइल इज अ डॉक्यूमेंट, दूसरे जजमेंट में बोला नहीं पीडीएफ फाइल इज नॉट अ डॉक्यूमेंट। कोर्ट ऐसे नहीं कर सकता। आपको 3 खाली चीजें यहां पे याद रखनी है। पहला, जुडिशियल प्रेसिडेंट और केस लॉ इज द कॉमन लॉ। दूसरा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एनी जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द लोअर कोर्ट्स अक्रॉस द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और तीसरा, अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेरे डेसिसिस, देख लेना अच्छे से, लैटिन है, ठीक है, कोर्ट हैज टू स्टैंड बाय व्हाट इट हैज ऑलरेडी डिसाइडेड, व्हिच मींस इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ द कोर्ट टू फॉलो द सेम प्रिंसिपल्स एज एस्टैब्लिश्ड इन प्रीवियस डिसीजंस। कोर्ट के पुराने फैसले जिस सिद्धांतों के आधार पर बने, अभी भी उन्हीं सिद्धांतों का आपको मदद करना है। पहले कोर्ट ने बोला एग्जांपल पीडीएफ फाइल इज नॉट अ डॉक्यूमेंट, तो अभी भी कोर्ट ये मान के चलेगा पीडीएफ फाइल इज नॉट अ डॉक्यूमेंट। दूसरे किसी की केस आती है, एक बार बोला नॉट अ डॉक्यूमेंट, दूसरी बार बोला डॉक्यूमेंट, ऐसा नहीं चलेगा। कोर्ट कैन नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। चौथा टाइप ऑफ दोस्तों लॉ है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस।
चौथा टाइप ऑफ लॉ कौन सा? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसको जस्ट नेचुरल भी बोलते हैं। इट मीन्स जो चीजें बयान नहीं की है, जो चीजें लिखी नहीं है, वो भी बेटा कुछ कानूनी तत्व हो सकती है। देयर कैन बी सर्टन ट्रूथ्स विच आर नॉट रिटर्न इन एनी लॉ। इनको हम बोलते हैं कुदरती न्याय के सिद्धांत। कुदरती न्याय के सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। 3 मेजर प्रिंसिपल्स है नेचुरल जस्टिस के। पहला, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, यानी कोई भी व्यक्ति उसी की केस में जज नहीं हो सकता। नो पर्सन कैन बी अ जज इन हिज ओन कॉज। सेकंड, ऑडी ऑल्टेरम पार्टेम, यानी हर व्यक्ति को जिसके खिलाफ गुनाह दर्ज है उसको अपना पक्ष सबके सामने रखने का मौका होना चाहिए। यू मस्ट गिव एवरी पार्टी अ फेयर हियरिंग एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। और तीसरा, रीजन डिसीजन, जज जो भी डिसीजन दे, जो भी जजमेंट्स दे, वो रीजन के साथ होनी चाहिए। अगर जज कहता है आपको 20,000 रुपीज पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, तो क्यों, इसका भी जवाब आपको दोस्तों देना पड़ेगा। तो ये थे 4 टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडिया। इसको आप वर्ड टू वर्ड याद करोगे। 6 नंबर, झटपट पटापट, सरस्वती जी पेपर के अंदर प्रसन्न होके अंदर आएंगे, झटपट पटापट। अरे बिल्कुल जल्दी जल्दी इसको आप कर देना। मैं बढ़ता हूं आगे दोस्तों टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फंक्शंस ऑफ इंडियन जुडिशरी एंड टाइप्स ऑफ कोर्ट इन इंडिया। ध्यान से सुनना। बिफोर आई प्रोसीड विद दिस पर्टिकुलर थिंग, ये जो कंसेप्ट नंबर 30 है, मैं आपको ना एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। रिट पिटीशन करके एक वर्ड यहां पे आएगा, आप इतना समझ लेना। इंडिया में अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, तो लोअर कोर्ट में जाए बिना वह व्यक्ति डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। जिस प्रक्रिया के थ्रू कोई व्यक्ति का फंडामेंटल राइट अफेक्ट हुआ है, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकता है, उसको अपन रिट पिटीशन बोलते हैं। ठीक है, इतना ही मैं आपको फिलहाल बता दूं और आगे बढ़ते हैं। 3 मेजर फंक्शन है इंडियन जुडिशरी के दोस्तों। पहला, ठीक है, प्रोवाइडिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस एक्ट्स एंड कोड, अलग अलग एक्ट की इंटरप्रिटेशन, उसका मीनिंग बताना। दूसरा, अगर कोई झगड़ा है तो उसे सुलझाना, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और तीसरा, प्रमोशन ऑफ फेयरनेस, फेयरनेस मतलब जस्टिस अमंग द सिटीजन्स ऑफ द लैंड, भारत के नागरिकों के बीच न्याय, ठीक है, फैल जाए, इसके लिए जो भी कदम उठाने हैं वो उठाना। सो फंक्शंस ऑफ इंडियन जुडिशरी में 3 चीजें आती है। पहला, इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस एक्ट्स एंड कोड्स। दूसरा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और तीसरा, प्रमोशन ऑफ फेयरनेस अमंग द सिटीजन्स ऑफ लैंड। फिर उन्होंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है, फिर हाई कोर्ट से, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। फिर उन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सारे लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग है एज पर आर्टिकल 141। बराबर, ये अपन ने कॉमन लॉ में भी देखा था। हाई कोर्ट का डिसीजन हालांकि सिर्फ अपने स्टेट पे बाइंडिंग है और दूसरे स्टेट पे सिर्फ परसुएसिव यानी कन्विंसिंग प्रेशर डाल सकता है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर आने वाले स्टेट्स महाराष्ट्र एंड गोवा पे बाइंडिंग है, लेकिन महाराष्ट्र एंड गोवा के अलावा किसी भी स्टेट में बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट डायरेक्टली तो बाइंडिंग नहीं है। आई होप इट इज क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। फिर 4 टाइप के कोर्ट सिलेबस में दिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। अच्छे से समझना दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट सबसे एपेक्स कोर्ट है, उसके नीचे आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे जो लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल रहे हैं ध्यान से सुनना, अगर सिविल सूट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और अगर क्रिमिनल केस है तो कोर्ट ऑफ सेशंस। वेरी गुड। और वही सेशंस कोर्ट अगर किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में बनता है, 10 लाख की आबादी के बड़े सिटी में, तो ऐसे सेशंस कोर्ट को अपन बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। ये बात तुम समझ लेना। बाय द वे दोस्तों, यूट्यूब पे अगर आप मेरा नाम एंड IRFA टाइप करोगे तो आपको इसका 40 मिनट्स या 50 मिनट्स के अंदर का पूरा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, जहां पे मैंने IRF को एकदम इन डेप्थ कवर किया है। ठीक है, ये 6 नंबर आपको गवाने नहीं है, और मैं चाहूंगा कि ये आपके 100 कॉन्सेप्ट्स होने के बाद एक बार आपको वीडियो को फिर भी देख लेना। लेट्स बिगिन। पहला कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। इट इज द एपेक्स बॉडी ऑफ द इंडियन जुडिशरी, टॉप मोस्ट कोर्ट है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 26 जन 1950। तो सुप्रीम कोर्ट का बर्थडे इज इक्वल टू रिपब्लिक डे। ठीक है, ये बात समझ लेना। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 126। फिर उन्होंने बोला है जो सुप्रीम कोर्ट का मेन बेंच होता है, प्रिंसिपल बेंच, इट कंसिस्ट ऑफ टोटल 7 मेंबर्स इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। वही आज का वर्कलोड देखते हुए ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ हो चुकी है इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस 34 मेंबर्स की। कोई भी इंडिविजुअल जिसका फंडामेंटल राइट वायोलेट हुआ है वो सीधा रिट पिटीशन फाइल करके सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अंडर आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट के बाद कहानी आगे बढ़ी है हाई कोर्ट के ऊपर। हमें बताया जाता है दोस्तों हाई कोर्ट के बारे में कि हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन ईच स्टेट। अच्छा, आर्टिकल 214 कहता है कि ईच स्टेट मस्ट हैव अ हाई कोर्ट। हर स्टेट का एक हाई कोर्ट तो होना ही चाहिए। हाई कोर्ट के पास 3 टाइप की पावर होती है। पावर मतलब ज्यूरिसडिक्शन, 3 टाइप की होती है। लोअर कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ अपील सुनाना, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन।
कोई भी फ्रेश मामला, स्पेशली जिसका 2 करोड़ से ज्यादा का वैल्यू है, वो डायरेक्टली हाईकोर्ट ओरिजिनली आता है। मतलब लोअर कोर्ट में टाइम पास करके नहीं, डायरेक्टली हाईकोर्ट आता है कुछ मामले, इसको अपन बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। सो लोअर कोर्ट की अपील आते हैं तो एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, फ्रेश मामले पहली बार हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एंड हाईकोर्ट लोअर कोर्ट के कामकाजों को सुपरवाइज करता है, दिस इज द सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। लेकिन दोस्तों ये सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की लिमिट्स सेट करी है आर्टिकल 227। आर्टिकल 227 ने बोला है सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन मैक्सिमम कितनी हो सकती है। और एक बात, अगर किसी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है तो जैसे वो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन आर्टिकल 32 में फाइल कर सकता है, वैसे ही वो हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन फाइल कर सकता है अंडर आर्टिकल 226। इंडिया में देयर आर 25 हाई कोर्ट्स। हालांकि जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है वो दोस्तों 6 स्टेट्स का मिला के हाई कोर्ट है। सो 6 स्टेट शेयर हाई कोर्ट, कौन सा? तो सर गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट की वजह से स्पेलिंग है, जस्ट लेटिंग यू नो। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। बिलो द हाई कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिर्फ सिविल मैटर्स को सुनता है, तो क्रिमिनल मैटर को कौन सुनता है? सेशंस कोर्ट। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैक्सिमम क्या वैल्यू तक के मामले आ सकते हैं? आंसर इज 2 करोड़। सो द पेक्यूनरी मतलब मॉनेटरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज मैक्सिमम 2 करोड़। अच्छा, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर सकते हो? आंसर इज जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पार्टीज आर रिसाइडिंग, जो मुकदमे की पार्टीज है वो जिस डिस्ट्रिक्ट में रहती है उस डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में आप जा सकते हो, या फिर जहां पे आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जिसको लेकर झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है, वो प्रॉपर्टी जिस जिले में है, डिस्ट्रिक्ट में है, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आप जा सकते हो। सो व्हाट इज द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? आंसर इज, ठीक है, आइदर द डिस्ट्रिक्ट वेयर द पार्टीज रिसाइड और वेयर द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इज सिचुएटेड। ये आपको याद रखना है। लास्टली उन्होंने बोला है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। 3 सेंटेंसेस का याद रखें। मेट्रोपॉलिटन सिटी जिनकी आबादी 10 लाख या उससे ज्यादा है वो सेशंस कोर्ट की जगह मेट्रोपॉलिटन कोर्ट बनाते हैं। दूसरा, जो सेशंस कोर्ट में दोस्तों चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बैठता है, उसकी जगह पे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में बैठेगा चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। और जो सेशंस कोर्ट में मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास बैठता है, उसकी जगह पे दोस्तों बैठेगा, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। 3 खाली सेंटेंसेस है। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट आर एस्टैब्लिश्ड इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख और मोर। जो नॉर्मल सेशंस कोर्ट में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, उसकी ही पावर अवेलेबल है विद द चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। और जो नॉर्मल सेशंस कोर्ट में मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, यानी चीफ मैजिस्ट्रेट के नीचे वाला जो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, ठीक है, उसकी पावर बेटा अवेलेबल है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास। सो बहुत ही ज्यादा संभव है कि इसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। सिंपल है, वो लोग ना ऐसा पूछेंगे पहले, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इंडियन जुडिशियरी। तो ऐसे में आपको 3 फंक्शंस के बारे में बताने, आपको सबसे पहले बताने का कि इट इज टू इंटरप्रिट एक्ट एंड कोड। दूसरा आपको बताने का है दैट इट इज टू डिस्प्यूट, टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स, एंड थर्डली यू हैव टू टेल दैट इट इज टू प्रमोट द फेयरनेस अमंग द सिटीजंस ऑफ द लैंड। फिर वो चारों कोर्ट्स के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। इसका डिटेल्ड वीडियो मेरा IRF का अवेलेबल है और मैं चाहूंगा कि आप एक बार उसको एटलीस्ट देख लेना। एनीवेज, मैं बड़ा आगे दोस्तों, कॉन्सेप्ट नंबर 31, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटीज। अच्छा, और एक बात, ये वीडियोस को ना बहुत शिद्दत से देखो, तो आपको अगर लगे, वैसे मेरे ये वीडियोस 6 से 7 घंटे के सब मिला के बनेंगे 100 कंसेप्ट के, बट इफ यू फील कि नहीं सर ज्यादा टाइम हम लेंगे बट ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से करेंगे, तो आप ना हर एक कंसेप्ट के बाद पॉज कर आपकी बुक से वो कंसेप्ट पढ़ना और फिर आप आगे बढ़ना। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। मेरा एक स्टूडेंट मुझे कह रहा था, सर लास्ट टाइम आपने ऐसी कुछ ADRs बनाई थी 4 घंटे की, 5 घंटे की, मैंने उसे 10 घंटे लेकर सुना, लेकिन सर एकदम वर्थ इट था, पूरा पढ़ाई इसी वीडियो के साथ हो गया था। आप भी वैसा ही करना दोस्तों। स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है करके मैंने डाली है। इसके अलावा मिनिस्ट्रीज कैन ऑल्सो बी देयर इन द एग्जाम, तो आप IRF का वो मिनिस्ट्रीज भी एक बार कर लेना। हालांकि ज्यादा संभावना मुझे स्टैट्यूटरी बॉडीज की लग रही है, ठीक है, सेबी, RBI एंड IBBI। लेट्स स्टार्ट। सेबी की पहले बात करते हैं। सेबी दोस्तों एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इंडिया में सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट करने बना है। इट इज अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वैसे सेबी बना तो था 12 अप्रैल 1988 को, बट इट अक्वायर्ड स्टैट्यूटरी पावर्स ओनली आफ्टर हाँ हर्षद मेहता स्कैम, वेरी गुड, 30 जैन 1992 स्कैम 92 के बाद सेबी को स्टैट्यूटरी पावर्स आई थी। ठीक है, बढ़ सकते हैं आगे, इतना ही पॉइंट है सेबी में, और कुछ है नहीं डिस्कस करने लायक। RBI कोई आपसे पूछे तो भैया आपको 7 पॉइंट्स एक साथ बताने हैं। इफ एनीबडी आस्क्स यू अ क्वेश्चन ऑन RBI, देयर शुड बी टोटल 7 पॉइंट्स, थाला फॉर अ रीजन। चलिए 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 फटाफट इन पॉइंट्स को गो थ्रू करते हैं। लेट्स बिगिन। पॉइंट क्रमांक 1, RBI इज इंडिया सेंट्रल बैंक।
एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ये पहला पॉइंट है। पॉइंट क्रमांक 2, इट कम्स अंडर ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पॉइंट क्रमांक 3, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल इशू एंड मेंटेन द सप्लाई ऑफ इंडियन रूपी। पॉइंट क्रमांक 4, वो इंडिया की मेन पेमेंट सिस्टम्स को मैनेज करती है जैसे एनईएफटी एंड आरटीजीएस। पॉइंट क्रमांक 5, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है जो इंडियन करेंसी को प्रिंट एंड मिंट करती है थ्रू इट्स 2 प्रिंटिंग प्रेसेस, वन इज नासिक इन वेस्टर्न इंडिया, अदर इज देवास इन सेंट्रल इंडिया। पॉइंट क्रमांक 6, अच्छा भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान के बारे में धुरंधर में भी तो था वो फेक करेंसी नोट्स का, बराबर, उनकी वो प्लेट्स पाकिस्तान चली गई थी, याद है आप लोग को। सो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान इंडिया में करेंसी प्रिंट करती है थ्रू 2 प्रिंटिंग प्रेसेस, नासिक इन वेस्टर्न इंडिया, देवास इन सेंट्रल इंडिया। पॉइंट क्रमांक 6, एनपीसीआई जिसकी वजह से आज यूपीआई अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एनपीसीआई जो इंडिया में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम बेसिकली यूपीआई को रेगुलेट करता है, वो भी आरबीआई के कंट्रोल में आता है। एंड लास्टली, अगर आपको बैंक अगर डूब जाए आपका, तो आपके डिपॉजिट्स को महफूज रखने का काम जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन करता है, या जिस बैंक को पैसे की जरूरत है तो बैंक को पैसा वही डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन देता है बेटा, वो भी इसी की निगरानी में आता है, इसी की मतलब आरबीआई की। सो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो 2 काम करता है, पहला वो डिपॉजिट्स को इंश्योर करता है, जैसे मेरा 5 लाख तक का डिपॉजिट ना किसी भी बैंक में महफूज है, बैंक डूब जाए तो भी, क्यों, डिपॉजिट इंश्योर होता है। दूसरा, ठीक है, बैंक को क्रेडिट फैसिलिटी गारंटी करता है, ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन भी आरबीआई की निगरानी में आती है। सो दिस आइडियली कंप्लीट्स, मेरे हिसाब से जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है, आईबीबीआई के बारे में भी बताना है, वो करके कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, इंडिया में ना पुराने जमाने में अगर कोई बैंक इंसॉल्वेंट होती थी, अगर कोई कंपनी लेट्स से लिक्विडेट होना चाहती थी, अगर कोई पर्सन भी बैंकरप्ट होता था, तो बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया थी, तो लोग परेशान हो गए थे। फाइनली 2016 में गवर्नमेंट ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड करके एक लॉ लाया। ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ना बेटा इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप, कंपनी, एलएलपी सबके इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी एंड लिक्विडेशन तीनों के काम आता है। और इसके तहत अथॉरिटी बनाई चेक करने के लिए कि इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया बराबर से हो रही है कि नहीं, और उस अथॉरिटी का नाम पड़ा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको अपन प्यार से आईबीबीआई के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनना इन पॉइंट्स को। आईबीबीआई 3 चीजों की निगरानी करता है। पहला, वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो तुम्हारी पूरी लिक्विडेशन एंड इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया को मैनेज करते हैं, कोर्ट के अफसर होते हैं वो लोग। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जिन संस्थाओं के तहत काम करती है उन्हें बोला जाता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। जैसे इफ आई एम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक रहूंगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन बनेगी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। एंड जो डेटाबेस की मदद से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को मालूम पड़ता है असेट्स कितने, लायबिलिटी कितनी किसी भी इंसॉल्वेंट पर्सन की, तो उस डेटाबेस को इंफॉर्मेशन यूटिलिटी बोलते हैं। वैसे आपको मीनिंग जानने का जरूरत नहीं, लेकिन ये 3 पॉइंट्स आने चाहिए। आईबीबीआई इज फॉर्म टू रेगुलेट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, वो संस्था जहां पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एक्ट करते हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स वो लिक्विडेटर जैसे लोग जो इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया मैनेज करते हैं। एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटी वो डेटाबेस जिसमें सारा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंसॉल्वेंट कंपनी स्टोर्ड रहता है। आईबीबीआई बना वैसे 1 अक्टूबर 2016 को, एंड आईबीबीआई बनाने के पीछे इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड इस एक्ट का बहुत बड़ा योगदान था जो लोकसभा में पास हुई थी 5 मई 2016 को। दोस्तों, आईबीसी इज अ वन शॉट सॉल्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसका वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी आईबीबीआई में आता है। सो इट कवर्स इंडिविजुअल्स, कंपनीज, एलएलपी एज वेल एज पार्टनरशिप्स। ये कोड से जो भी तुम्हारे स्ट्रेस्ड असेट्स है बेटा, स्ट्रेस्ड असेट्स मतलब बैड डेट्स, उसको रिजॉल्व करने में मदद मिलती है। एक कहने से अगर हमारा कंपनी लिक्विडेट होने की कगार पे है तो हम लोग सारे डेट्स को पे करने का ट्राई करेंगे, मालूम पड़ा कंपनी बंद पड़ गई, तो आईबीसी आने की वजह से अब ना कंपनीज की फटती है कि भाई टाइम पे अपन अगर लोन का अमाउंट रिपे नहीं किया ना तो ऐसे में सीधा हमको वाइंड अप करा देंगे। एंड दैट इज व्हाई जो भी बैड डेट्स है वो फटाफट आजकल रिकवरी हो पा रही है बिकॉज ऑफ दिस एक्ट। इट इज सिंप्लीफाइंग द इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी प्रोसेस। एंड ये 2 कोर्ट्स 2 ट्राइब्यूनल के थ्रू ऑपरेट करता है, एक है एनसीएलटी एंड दूसरा है डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। लेट मी टेल यू, एनसीएलटी जो है ना बेटा वो कंपनी एंड एलएलपी को वाइंड अप करने के काम आता है, लेकिन इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप्स आर नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो वो एनसीएलटी के अंदर नहीं आ सकती। तो वो लोग कहां पे आती है सर, उनका इंसॉल्वेंसी का प्रक्रिया डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल या डीआरटी मैनेज करता है। फालतू का हाइप है, हाथ के मार्क्स से, कृपया इसको गवाना मत। आपसे निवेदन है, आईआरएफ के बस 6 ही क्वेश्चन आपको इज्जत से करने,
उसमें भी सोर्सेस ऑफ लॉ लास्ट अटेम्प्ट आ चुका है, तो चांसेस कम है कि इस बार है। व्हाट इज लॉ, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लॉ, सोर्सेज ऑफ लॉ, टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडिया, ठीक है, मिनिस्ट्रीज जो मैंने यहां पे कवर नहीं करे बट एक बार आप प्लीज कर देना। पांचवा स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी जो अभी जस्ट अपन ने पढ़े, और छठवा जुडिशियरी। इसके बाद उस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, कृपया इसको अच्छे से गो थ्रू कर देना। और आपकी इजाजत हो तो चलिए दोस्तों झटपट पटापट आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 20 मार्क्स का इसका ओवरऑल वेटेज है आपके एग्जाम में। एंड क्वेश्चन नंबर 1C हमेशा पार्टनरशिप से आता है, विच मीन्स एक कंपल्सरी क्वेश्चन आपको पार्टनरशिप एक्ट से करना ही है। चल पब्लिक आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है पार्टनरशिप में आपने यूनिट 1 यूनिट 3 अच्छे से करा है और यूनिट 2 ऑप्शन में डाला है, बिल्कुल मत डालना। आधे से ज्यादा मार्क्स यूनिट 2 की वजह से ही आएंगे, ये बात मत भूलना। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। कंसेप्ट नंबर 32, पार्टनरशिप का डेफिनेशन तो आपको आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन between persons who have agreed to share profits out of business carried on by all or any of them acting for all। ये डेफिनेशन आइडियली आप कोई भी जेनेरिक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से तो आप लिख सकते हो। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, कब मानेंगे पार्टनरशिप है? सिंपल बात है सर, देयर मस्ट एग्जिस्ट एन अग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स एंड ये अग्रीमेंट शुड बी टू शेयर द प्रॉफिट्स आउट ऑफ बिजनेस एंड दिस बिजनेस शुड बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जिसको ऑब्वियसली आप जानते हो म्यूचुअल एजेंसी भी बोलते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अग्रीमेंट। फॉर अ पार्टनरशिप देयर नीड्स टू बी एन अग्रीमेंट। एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, शायद आप समझ जाओगे। ओनली वे यू कैन बिकम अ पार्टनर इज इफ यू चूज टू बिकम अ पार्टनर। और कोई तरीका नहीं है, आपका चॉइस होता है पार्टनर बनना, आपके ऊपर पार्टनरशिप थोपी नहीं जा सकती। सो पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट एंड नॉट अ स्टेटस। स्टेटस के कारण, ठीक है, दो एंटिटीज जो आती है उनका मैं एग्जांपल देता हूं। एक है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और दूसरी तुम्हारे मॉड्यूल ने दी है बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ। So these two entities are not created out of agreement, they are created out of status। ये चीज आप समझ लेना। मेहनत देख रहे हो दोस्तों, मॉड्यूल का हर एक चीज अपन बात कर रहे हैं। ऑल राइट, ये अग्रीमेंट होना चाहिए, यहां तक तो सर हम समझ गए। दूसरा, देयर शुड बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अगर आपको पार्टनरशिप माननी है तो प्रॉफिट्स तो शेयर होना चाहिए, बट लेट मी वॉर्न यू, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज ओनली अ प्राइमा फेसी एविडेंस, इट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस। जस्ट बिकॉज प्रॉफिट शेयर हो रहे हैं डजंट ऑटोमेटिकली मीन देयर इज अ पार्टनरशिप, ठीक है। जस्ट बिकॉज प्रॉफिट्स आर शेयर्ड डजंट मीन देयर इज अ पार्टनरशिप। सपोज मैंने एग्जांपल के तौर पे वेदांत को बोला आजा मेरे बिजनेस में, तेरे को मैं पगार नहीं दूंगा, प्रॉफिट का 2% दूंगा। वो मेरा 2% का पार्टनर है कि 2% का कमीशन एजेंट है? सर वो आपका 2% का कमीशन एजेंट है। बात समझे? तो हर बार प्रॉफिट शेयर होता है तो पार्टनरशिप नहीं है। इनफैक्ट 4 ऐसे केसेस बता रहा हूं जहां पे डिस्पाइट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट देयर इज नो पार्टनरशिप। पहला, लेंडर ऑफ मनी। दोस्तों आप जिससे लोन ले रहे हो ना, वो आपकी पार्टनरशिप से प्रॉफिट का शेयर मांग रहा है, ना कि इंटरेस्ट। यू आर बोरोइंग मनी फ्रॉम समबडी, instead of charging interest he is charging you share of profit, then in that particular case mind you ये पार्टनरशिप नहीं है। सेकंड, आपके सर्वेंट या एजेंट को आप कमीशन पे करते हो एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो भी वो आपका सर्वेंट एंड एजेंट ही होगा, वो आपका पार्टनर नहीं होगा। तीसरा, आफ्टर अ पार्टनर डाइज, उसके विडो या चाइल्ड को, ये अपन सेक्शन 37 में भी देखेंगे, काफी बार प्रॉफिट का शेयर दिया जाता है, ठीक है। आफ्टर अ पार्टनर डाइज, लेकिन उसका कैपिटल अभी भी फर्म में पड़ा है, तो उसकी विधवा को, उसके बच्चे को हम शेयर ऑफ प्रॉफिट्स भी दे सकते हैं। ये अपन ने, ठीक है, अभी पढ़ेंगे अपन, वैसे भी सेक्शन 37 में वैसे भी कवर होता है, लेकिन फिर भी वो विडो एंड चाइल्ड पार्टनर नहीं है। या आप आउटगोइंग पार्टनर को काफी बार गुडविल सेल करते हो, ठीक है, आप आउटगोइंग पार्टनर को काफी बार गुडविल सेल करते हो। बेटा डिस्पाइट द सेल ऑफ गुडविल, वो आउटगोइंग पार्टनर तुम्हारा पार्टनर वापस नहीं है। गुडविल क्या होता है? फ्यूचर प्रॉफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू। जब मैं किसी पार्टनर को गुडविल देता हूं, टेक्निकली मैं उसको फ्यूचर प्रॉफिट्स का शेयर दे रहा हूं, जिसके बावजूद वो मेरा पार्टनर नहीं रहेगा। ये चीज आप बखूबी समझो। चलो आपकी इजाजत हो तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज म्यूचुअल एजेंसी। माय डियर फ्रेंड्स, अगर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट सिर्फ एक प्राइमा फेसी यानी ऊपर ऊपर से एविडेंस है, इट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस, तो सवाल आता है व्हाट इज द कंक्लूसिव एविडेंस? आंसर इज म्यूचुअल एजेंसी इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, इट इज द कंक्लूजिंग एविडेंस दैट पार्टनरशिप एग्जिस्ट। म्यूचुअल एजेंसी मतलब क्या? सिंपल है। सपोज मैं, दीक्षा एंड संजना, हम तीनों पार्टनर्स हैं। संजना कुछ भी हरकत करेगी तो भी लटकेंगे हम तीनों, तो संजना की हरकत से पूरी फर्म बाइंड हो रही है। तो क्या ऐसे संजना इज एक्टिंग लाइक एजेंट ऑफ द फर्म?
जब एक व्यक्ति कुछ हरकतें करता है और दूसरा लटकता है तो वो व्यक्ति एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है, बराबर। बट जब वही संजना मेरे या दीक्षा की हरकत की वजह से लटक जाती है तो नाउ शी इज एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल। जो हरकतें करता है और दूसरों को लटकाता है वो एजेंट। ए नट्टू का क्या गलत चीजें करता है, जेठालाल लटकता है। सो जो गलत चीजें करके सामने वाले को लटकाएगा वो एजेंट, और सामने वाले की गलतियों की वजह से जो लटकेगा वो प्रिंसिपल। कहना से पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म में दोनों रोल अदा कर रहे हैं, वो एजेंट का भी रोल अदा कर रहे हैं, वो प्रिंसिपल का भी कर रहे हैं। जब पार्टनर अपनी हरकतों से दूसरों को बाइंड कर रहा है, ही इज एक्टिंग लाइक अ एजेंट। लेकिन जब वही पार्टनर दूसरों की हरकतों से बाउंड हो रहा है, नाउ ही इज एक्टिंग लाइक अ प्रिंसिपल। समझा आप लोग को? एंड दिस म्यूचुअल एजेंसी, द फैक्ट दैट अ पार्टनर प्लेज अ ड्यूअल रोल एज अ एजेंट एज वेल एज अ प्रिंसिपल इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। हाँ, लेकिन यहां पे एक बात याद रखना, अगर ट्रू टेस्ट पे क्वेश्चन आता है तो प्रेफरेबली इस केस लॉ का रेफरेंस देना, शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस दसायरन मुर्सा। कुछ नहीं था इस केस लॉ। केस लॉ बस इतना था, अरशद को लग रहा है कि नदीम उसका पार्टनर है। नदीम बोल रहा है तू कौन बे। एक जने को लग रहा है सामने वाला पार्टनर है, हम पार्टनर से पार्टनरशिप है। दूसरे वाले को लग रहा है हमारे बीच पार्टनरशिप ही नहीं है। तो मामला कोर्ट में गया था, वेदर दिस इज अ पार्टनरशिप और नॉट। कोर्ट ने 4 सवाल पूछे। पहला सवाल, क्या आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को रिटेन किया है? क्या आपकी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस राइटिंग में है? अरशद एंड नदीम दोनों बोले नो। अच्छा, क्या आपने कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए है ताकि प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाए? दोनों बोले नो। क्या आपने एक कॉमन बैंक अकाउंट मेंटेन किया जहां पे प्रॉफिट स्टोर हो जाए? दोनों बोले नो। अच्छा, जिस कस्टम ऑफिसर की पार्टनरशिप को गुड्स परचेस करते दौरान, इंपोर्ट करके दौरान इजाजत लेनी पड़ती है, उस कस्टम ऑफिसर का नाम था दोस्तों डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट। क्या आपने उसका रिटर्न कंसेंट लिया जो पार्टनरशिप को मैंडेटरी था जब भी आप गुड्स को इंपोर्ट करते हो? दोनों बोले नो। अगर तुमने टर्म्स एंड कंडीशंस राइटिंग में नहीं करी, अगर तुमने कोई अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं करे, कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है आपका, और जिस डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट की इजाजत पार्टनरशिप को लेनी ही पड़ती है गुड्स को इंपोर्ट करते समय, वो भी आपने नहीं लिया, कहने से आपका म्यूचुअल एजेंसी क्रिएट करने का इरादा था ही नहीं, आपका एक दूसरे को लटकाने का इरादा था ही नहीं। बिकॉज इफ नदीम वांटेड टू कैच अरशद फॉर हिज एक्शंस, भाई कोई प्रूफ ही नहीं बचेगा, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप, बिकॉज म्यूचुअल एजेंसी यहां पे नजर नहीं आती। ये भी आपको ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के आंसर में लिखना है। आपकी इजाजत हो तो आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अग्रीमेंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, फिर 4 वो एग्जांपल्स दे दो जहां पे डिस्पाइट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स देयर इज नो पार्टनरशिप। लेंडर ऑफ मनी, एजेंट या मतलब जो भी सर्वेंट है जिसको आप रेम्यूनरेशन देते हो, विडो एंड चाइल्ड ऑफ डिसीज, एंड सेल ऑफ गुडविल। अच्छे से करना। थर्ड पॉइंट वाज म्यूचुअल एजेंसी एंड व्हिच इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। चलो अगला फिर चर्चा हुआ है बेटा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में। एक बार इसको फटाक से रिकैप करते हैं, बहुत टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। दिस इज कंसेप्ट नंबर 33। सुनते जाना, फटाफट इसको रिकैप मारते हैं। दोस्तों, पार्टनरशिप एट विल वो पार्टनरशिप है जिसका खत्म होने का कोई नामो निशान नहीं। ऐसी पार्टनरशिप जो ना ही फिक्स्ड पीरियड के लिए बनी है और ना ही वो कैसे खत्म होगी। डिटर्मिनेशन मतलब टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मतलब पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड कैसे होगी ये अपने को मालूम नहीं है। सो पार्टनरशिप एट विल वो है विच इज नॉट देयर फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन एंड ऑल्सो देयर इज नो प्रोविजन फॉर डिटर्मिनेशन। मतलब पार्टनरशिप कैसे खत्म होगी इसके बारे में नहीं बताया। सपोज मैं और आयुष एक बिजनेस करते हैं ईवी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल का, लेकिन हमारी पार्टनरशिप डीड में एक क्लॉज लिखा है, जब तक फिलहाल की सरकार पावर में है तब तक ये पार्टनरशिप चलेगी। सरकार जैसे ही, ठीक है, जैसे ही सत्ता पलट हो जाए, जैसे ही सरकार गिर जाए तो हम ईवी बिजनेस बंद कर देंगे। ये कहने से अपने को मालूम है कि कौन सा इवेंट के बाद पार्टनरशिप बंद पड़ेगी। तो ये पार्टनरशिप एट विल नहीं है, बिकॉज देयर इज अ प्रोविजन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्म। डिटर्मिनेशन ऑफ टर्मिनेशन, खत्म कब होगी। दोस्तों, कोई भी फिक्स्ड पार्टनरशिप अगर उसके टेन्योर के बाद भी कंटिन्यू हो जाए, इट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स इनटू पार्टनरशिप एट विल। और एक बात, पार्टनरशिप एट विल को अगर आपको डिसॉल्व करना है, you have to give a notice in writing to all the other partners of your intention to dissolve the same। आपको बस नोटिस इन राइटिंग देनी है सारे पार्टनर्स को आपके इरादे का टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, दैट्स इट। इसके ठीक उलट अगर पार्टनरशिप किसी फिक्स पीरियड के लिए बनी है, हम उसको बोलेंगे पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन या फिक्स पीरियड। अच्छा, अगर पार्टनरशिप किसी स्पेसिफिक बिजनेस के लिए बनी है, जैसे मैंने और चांदनी ने मिलकर डिसाइड किया मोमोज का गाड़ी खोले, तो नाउ पार्टनरशिप इज फॉर अ स्पेसिफिक बिजनेस। अच्छा, चांदनी अगर डोसा का गाड़ी खोलेगी, क्या उसके एक्शन के लिए मैं लायबल हूंगा? नहीं सर, आपने सिर्फ मोमो के बिजनेस में एक साथ आए हो। तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज कॉल्ड एज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। सिली मिस्टेक अलर्ट, सिली मिस्टेक अलर्ट, सिली मिस्टेक अलर्ट। ध्यान से सुनना दोस्तों, पर्टिकुलर पार्टनरशिप के 2 टाइप्स है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप कुड इधर बी फॉर अ सिंगल एडवेंचर और इट कुड बी फॉर अ कंटिन्यूअस बिजनेस।
पर्टिकुलर पार्टनरशिप कुड ईदर बी फॉर अ सिंगल एडवेंचर और इट कुड बी फॉर अ कंटिन्यूअस बिजनेस। मतलब क्या सर? दोस्तों मैंने और संकल्प ने मिलकर डिसाइड किया कि मुंबई में मेट्रो बनाते दौरान अपन पार्टनरशिप में रहेंगे। सो टू कंस्ट्रक्ट द मेट्रो इन मुंबई, मैं और संकल्प पार्टनरशिप में है। ये कहने से हमारी पार्टनरशिप सिर्फ मेट्रो बनाने के काम आ रही है। ये जैसे मेट्रो बन जाए, कब बनेगी पता नहीं, है ना। अकाउंट्स का टीचर पूछता है व्हाट इज अ गोइंग कंसर्न, उसको बोलने का मेट्रो का कंस्ट्रक्शन इज अ गोइंग कंसर्न, खत्म ही नहीं होता है। सो द पॉइंट इज, अगर यहाँ पे आप एक सिंगल एडवेंचर के लिए पर्टिकुलर पार्टनरशिप बनाए, जैसे वो एडवेंचर खत्म हो जाए, जैसे वो मेट्रो बन जाए, फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व। इसके ठीक उलट पर्टिकुलर पार्टनरशिप कुड ऑल्सो बी फॉर अ कंटिन्यूअस बिजनेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, तुम्हारा जो ये है हाँ मोमोज का बिजनेस था मेरा और चांदनी का, कहने से मोमोज का बिजनेस इज अ कंटिन्यूअस बिजनेस। सर मोमो खत्म हुए तो बेटा नए बना देंगे, मोमोज थोड़ी खत्म होने वाले हैं, नए तो बन ही सकते हैं। तो दिस इज अ कंटिन्यूअस बिजनेस, और कंटिन्यूअस बिजनेस चलते रहेगा जब तक आप उसे वाइंड अप मतलब डिसॉल्व नहीं करते। सो व्हेन अ पर्सन बिकम्स अ पार्टनर विथ अनदर फॉर अ पर्टिकुलर एडवेंचर, इट इज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप कुड बी फॉर अ सिंगल एडवेंचर और continuous business, and a particular partnership for a single adventure shall be dissolved after completion of that adventure. I hope it is clear everybody. वही अगर आप जनरली सारी चीजों में एक साथ पार्टनर हो तो you will be regarded as a general partnership. If it is constituted for a business in general, it is called as general partnership. ठीक है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप में मेंबर्स पार्टनर्स की लायबिलिटी सिर्फ उस पर्टिकुलर बिजनेस तक लिमिटेड रहती है, बट जनरल पार्टनरशिप में सारे बिजनेसेस के लिए एक दूसरे के प्रति हम लायबल रहेंगे। तो हम सारे बिजनेस अगर एक साथ करते हैं तो जनरल पार्टनरशिप, हम कुछ गिने चुने बिजनेस स्पेसिफिक बिजनेस एक साथ करते हैं तो इट इज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इसके बाद दोस्तों, वैसे तो टाइप्स ऑफ पार्टनर में बाकी के भी पार्टनर्स के टाइप्स है, बट गिवन हाउ इजी दे आर, मेरा फोकस सिर्फ दो पे ही है। कंसेप्ट नंबर 34 विल डील विद नॉमिनल पार्टनर एंड पार्टनर बाय एस्टॉपेल। मेरा बेटा कंसेप्ट मतलब फोकस सिर्फ इन्हीं दो कंसेप्ट्स पे, नॉमिनल पार्टनर। जैसे फॉर एग्जांपल आयुष एंड समंत आर पार्टनर्स इन अ फर्म, लेकिन उन्हें कोई जानता नहीं है, तो उन्हें किसी ऐसे जाने माने चेहरे की जरूरत है जिसकी मदद से लोग उनकी फर्म को जानने लगे। तो वो दोनों अमिताभ बच्चन को ठीक है एड्रेस करते हैं। अमिताभ बच्चन तो आपको पता ही है, वही जो सिर्फ अकेला ही कौन बनेगा करोड़पति में करोड़पति बन रहा है, बिल्कुल। सो द पॉइंट इज, आयुष और समन जाते हैं अमिताभ बच्चन के पास। अमिताभ बच्चन कहता है नमस्कार मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। आयुष बोलते हैं हाँ सब मालूम है कौन बनेगा करोड़पति से। सुनो अमिताभ जी, क्या आप हमारे पार्टनरशिप में पार्टनर बनोगे? अमिताभ बोले मुझे पता भी नहीं आप कौन। समन बोलता है नहीं आपको हमारे पार्टनरशिप में कुछ भी नहीं करना है, आपको बस आपका नाम देना है, हम आपका भी नाम बतौर पार्टनर इस्तेमाल करेंगे और बदले में हम आपको रॉयल्टी पे करेंगे। दोस्तों नॉमिनल पार्टनर जो है ना उसको प्रॉफिट नहीं मिलता है, उसको रॉयल्टी मिलती है। अमिताभ बच्चन बोला ठीक है। सो अब आयुष समंत एंड अमिताभ बच्चन ऐसा पार्टनर्स है, ऐसा दुनिया में फैलाया जाता है। सो नॉमिनल पार्टनर वो है हु लेंड्स हिज नेम टू द फर्म, वो अपना नाम देता है फर्म को विदाउट हैविंग रियल इंटरेस्ट इन द फर्म। क्या उसको प्रॉफिट एंड लॉसेस झेलने हैं? आंसर इज नो। उसको प्रॉफिट मिलेगा? नो। सर फिर वो अपना नाम क्यों देगा? बेटा उसको रॉयल्टी मिलेगी, उसको कमीशन मिलेगा, उसको प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिलेगा। अच्छा, डज ही टेक पार्ट इन द बिजनेस? नो, बट उसके नाम पे फर्म चल रही है। अमिताभ बच्चन अब आयुष और समंत वाले फर्म का चेहरा बन चुका है। सो कहने से पब्लिक तो अमिताभ बच्चन को देख के इन्वेस्ट कर रही है। दैट इज व्हाई अमिताभ बच्चन विल बी लायबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म। अमिताभ बच्चन विल बी लायबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म। ये आप समझ लेना। चलिए, इजी था एकदम ये पॉइंट। अच्छा और एक बात, नॉमिनल पार्टनर पूरी दुनिया के प्रति लायबल है। पार्टनर बाय एस्टॉपेल अभी मैं पढ़ाऊंगा, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के प्रति लायबल है जिसको हमने बेवकूफ बनाया, बट नॉमिनल पार्टनर इज लायबल अगेंस्ट एंटायर वर्ल्ड, इतना याद रखना। चलो अब हम बात करते हैं नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपेल या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के बारे में। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव एकदम 5 स्टार, तो एकदम अच्छे से ध्यान से सुनते दोस्तों। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। नोमन एंड हर्ष, नोमन एंड हर्ष ये दोनों पार्टनर्स है, और होता ऐसा है कि नोमन एंड हर्ष जो है ना, ठीक है, इन लोग के पार्टनरशिप में एक कस्टमर आता है, और जैसे ही वो देखता है इनका चरित्र बहुत खराब है नोमन और हर्ष का, तो जैसे ही वो लोग देखते हैं अरे नोमन एंड हर्ष है, वो कस्टमर भाग जाता है। तो नोमन बुलाता है अरे कस्टमर कस्टमर इधर तो आओ। कस्टमर बोलता है मैंने तुम्हें देख लिया है, मुझे तुमसे कोई गुड्स नहीं खरीदे, तुम एकदम ठीक है दरिंदे लोग हो, एकदम खराब लोग हो, ऐसा बोलता है ठीक है वो कस्टमर। हर्ष बोलता है अरे कस्टमर सुनो सुनो सुनो, आपको हमसे गुड्स खरीदने हैं कि नहीं, ठीक है ये आप बाद में डिसाइड करो, बट बिफोर यू मेक एनी डिसीजन व्हाई डोंट यू टॉक टू अवर पार्टनर आशय सर। सर आप भी मैं उधर चाय पीने गया था, जिधर चाय उधर मैं तो मस्त चाय का चुस्की ले रहा था,
और तभी इन्होंने मेरा नाम लिया, व्हाई डोंट यू टॉक टू अवर पार्टनर आशीष सर। तो वो कस्टमर मेरे को देखने लगा, सर आप सच में इनके साथ पार्टनर हो, इतना बड़ा डाउनफॉल आया आपकी जिंदगी में, इतने सज्जन प्रोफेसर लगते थे, क्या हो गया आपकी जिंदगी में? तो मेरे को लगा प्रैंक चल रहा है, चल ना अपन भी प्रैंक तो कर ही सकते हैं, बकलोली तो अपने से भी बहुत होती है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस मैंने कस्टमर को बोला, जी हाँ मैं पार्टनर हूं और आपको ना ये बेस्ट क्वालिटी का गुड्स देंगे और आपको ये एकदम बेस्ट क्वालिटी का गुड्स खरीदना है। कस्टमर मेरे को पार्टनर है ये बिलीव करके वो कुछ गुड्स खरीदता है। कस्टमर थम्सअप खरीदता है तो थम्सअप में फिनाइल निकल जाता है, कस्टमर इंज्योर हो जाता है। अब कस्टमर कॉलर किसका पकड़ सकता है? मेरे अकेले का थोड़ी, हाँ मैं भी लायबल हूं, ठीक है, बट जो बाकी पार्टनर्स है वो भी लायबल रहेंगे। सो कस्टमर नोमन, हर्ष एंड आशय सर में से किसी का भी या सबका कॉलर पकड़ सकता है। क्या मैं सच में पार्टनर था? नहीं, लेकिन मैंने मेरे वर्ड्स एंड कंडक्ट से सामने वाले को बिलीव करवाया कि मैं पार्टनर। वर्डिंग्स अच्छे से देखना, वेयर अ पर्सन रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ और नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड। कोई और बोल रहा है आप पार्टनर और आप चुप बैठे हो, तो यू आर नोइंगली रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ एज अ पार्टनर, व्हेन इन फैक्ट ही इज नॉट अ पार्टनर। Then he is liable like a partner against any person who, on the faith of that representation, under belief of that representation, have given credit to the firm. Given credit to the firm मतलब entered into any transaction with the firm. कोई भी व्यक्ति कैसे सामने वाले को बिलीव करवा सकता है कि वो पार्टनर है? Either by his words or by his actions. Actions मतलब conduct. अच्छा, और एक बात, जो पार्टनर बाय एस्टॉपेल है उसने जानबूझ के या फ्रॉडलेंटली किया, ये दिखाना जरूरी है कि आंसर इज नो, इट इज नॉट नेसेसरी टू शो कि कोई फ्रॉड हुआ था। मैं तो भाई प्रैंक कर रहा था, मैंने फ्रॉड करने का मेरा इरादा भी नहीं था, बराबर। और एक बात, आप जिसको बेवकूफ बनाते हो सिर्फ उसी के प्रति आपकी लायबिलिटी होगी। जैसे मैंने जिस कस्टमर ए को बोला कि मैं पार्टनर हूं, अब कस्टमर है कुछ गुड्स खरीदता है और वो खराब निकले तो मैं लायबल हूं, बट कस्टमर है ना किसी कस्टमर बी को बोलता है, एक कस्टमर भी तेरे को पता है कि आशय सर उस दुकान में पार्टनर है और कस्टमर बी भी अब उस गुड्स को खरीदता है। अब क्या मैं कस्टमर बी के प्रति लायबल है? नो, बिकॉज मेरे कहने पे थोड़ी कस्टमर बी आया है, उसने तो उड़ता तीर लिया है, उसके प्रति थोड़ी मैं लायबल हूं। सिर्फ जिसको मैंने बिलीव करवाया कि मैं पार्टनर हूं, आई विल बी लायबल ओनली अगेंस्ट दैट पर्सन। ये बात आप बखूबी समझना। ऑल राइट सर, अच्छे से समझ गए। इसके बाद अपन यूनिट 2 पे आए हैं, कंसेप्ट नंबर 35, पार्टनरशिप के यूनिट 2 पे आए। सावधानी से देखना, बिल्कुल कोई गड़बड़ मत करना। अब मेरा ध्यान है कि आप बराबर ध्यान दे रहे हो कि नहीं, बी वेरी, ठीक है, पर्टिकुलर अबाउट दिस यूनिट, सुनते जाना। 3 केसेस में पार्टनर अगर पर्सनल प्रॉफिट कमाता, 3 केसेस में अगर पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट कमाता है बिना बताए, 3 केसेस में अगर पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट कमाता है बिना बताए, तो उसे वह प्रॉफिट फर्म को हैंडओवर करने होंगे। वो प्रॉफिट पार्टनर के नहीं बल्कि फर्म के माने जाएंगे। कौन से 3 केसेस? पहला, पार्टनर प्रॉफिट डिराइव कर रहा है फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन विद द फर्म। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी पार्टनरशिप थी शुगर बनाने की, हम शक्कर बनाते थे और मुझे बोला गया था कि आप शुगर केन खरीदो, आप गन्ना कहीं से खरीदो, लेकिन फिर मैंने सोचा मेरे ही खेत में जो शुगर केन है क्यों ना मैं वही बेचूं। सो बिना बाकी पार्टनर्स को बताए मैंने, ठीक है, शुगर केन बेचा, मेरा वाला पर्सनल वाला, टू द फर्म, और उसके बाद वो जो फर्म है उससे मैंने प्रॉफिट भी कमाया बिना बताए। एक कहने से मैंने फिड्यूशियरी कैपेसिटी का, ट्रस्ट बेस्ड कैपेसिटी का उल्लंघन किया है, एंड दैट इज व्हाई ये प्रॉफिट मेरा नहीं है, ये प्रॉफिट फर्म का होना चाहिए। सो व्हेन अ पार्टनर डज एनी ट्रांजैक्शन विद द फर्म एंड ही अर्न्स प्रॉफिट, ही शुड अकाउंट फॉर एंड पे द प्रॉफिट टू द फर्म। अकाउंट फॉर मतलब बेटा डिस्क्लोज करना। दूसरा केस सुनते जाना, ठीक है, सुनते जाना। दूसरा केस, अगर कोई भी पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी, फर्म का बिजनेस कनेक्शन या फर्म का नाम यूज करके प्रॉफिट कमाता है। जैसे हमारी पार्टनरशिप थी जेरोक्स बनाने की, तो मैं एक दिन बिना बताए जेरोक्स मशीन घर पे लेके गया, मैंने कुछ पैम्पलेट्स को प्रिंट किया और उससे मैंने प्रॉफिट कमाया। बिना बताए मैंने पार्टनरशिप के असेट से प्रॉफिट कमाया। ये प्रॉफिट किसका है? बेशक ये प्रॉफिट फर्म का है। दिस प्रॉफिट ऑल्सो बिलोंग्स टू द फर्म। अच्छा, और तीसरा, अगर कोई पार्टनर बिना बताए कॉम्पीटिंग बिजनेस कर रहा है देन एज दैट ऑफ द फर्म। हमारी सीए फर्म थी और मैं तुमको बिना बताए सीए का ही कुछ काम कर रहा हूं, खुद से पर्सनल प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो आई शुड डिस्क्लोज। अगर नहीं किया तो आई शुड पे द प्रॉफिट टू द फर्म। ध्यान से सुनना, 3 केसेस में, ठीक है, एक पार्टनर को अपने पर्सनल प्रॉफिट्स अगर बिना बताए कमाए तो फर्म को देने पड़ेंगे। बिना बताए, हम बता के करोगे तो चलेगा, बिना बताए। पहला, इफ पार्टनर डज एनी ट्रांजैक्शन विद द फर्म एंड अर्न्स द प्रॉफिट, वो प्रॉफिट किसका? फर्म का। दूसरा, इफ पार्टनर मेक्स यूज ऑफ द असेट्स ऑफ द फर्म, बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म और नेम ऑफ द फर्म। तीसरा, इफ पार्टनर डज एनी बिजनेस कॉम्पीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म, तो अब ये प्रॉफिट किसका माना जाएगा? आंसर इज फर्म का माना जाएगा। ठीक है, जिसका एक छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे देख के रखा है। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इस एग्जाम्पल को भी देख सकते हो और मुझे इजाजत दो आगे बढ़ने की। बहुत इजी कंसेप्ट है सर ये तो।
एग्जाम में आता है, लेकिन बहुत बार केस स्टडी में सतर्क रहना। 3 चीजें मैंने बोली है। ही शुड बी डूइंग द बिजनेस, ठीक है, सॉरी, पहला चीज, ही शुड बी एंटरिंग इनटू बिजनेस ट्रांजैक्शन विद द फर्म एंड अर्निंग प्रॉफिट, और ही शुड बी अर्निंग प्रॉफिट आउट ऑफ द यूज ऑफ असेट्स ऑफ द फर्म, बिजनेस कनेक्शन और नेम ऑफ द फर्म, और ही शुड बी डूइंग द बिजनेस कॉम्पिटिंग विद दैट ऑफ द फर्म। देन ही शुड अकाउंट फॉर यानी डिस्क्लोज एंड पे द प्रॉफिट्स टू द फर्म। डिस्क्लोज करके किया तो दिक्कत नहीं है, डिस्क्लोज किए बिना किया तो सारे प्रॉफिट ऑफ फर्म के। चलो आगे बढ़ते हैं सर, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। पुनी पुनी कितने सुने सुनाई, हिय की प्यास बुझत न बुझाई। कंसेप्ट नंबर 36 बात करता है इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर। ठीक है दोस्तों, घाट सेक्शन है ये, बहुत खतरनाक सेक्शन है। इधर गड़बड़ हुई, नजर हटी, दुर्घटना घटी। चलो सिट स्ट्रेट एवरीबॉडी, कोई भी सो के नहीं देख रहा है लेक्चर, एवरीबॉडी सिट स्ट्रेट आपके सामने। ठीक है, आपका जो लैपटॉप, आईपैड, टैबलेट जो भी है उसका स्क्रीन है, और आप पूरे शिद्दत से इस कंसेप्ट को देख रहे हो। सुन, इंप्लाइड अथॉरिटी का पहले मतलब समझ। अथॉरिटी मतलब पावर। पार्टनर को 2 टाइप की पावर फर्म में होती है। पहला, पार्टनरशिप डीड ने एक्सप्रेसली जो पावर पार्टनर को दी है वो तो पावर पार्टनर के पास होते ही है, और उसको अपन बोलते हैं एक्सप्रेस अथॉरिटी। दूसरा, ठीक है दोस्तों, पार्टनर जो है उसको बगल की कुछ दुकानों में, बगल के कुछ लोकेलिटीज में जो जो पावर वो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को दे रही है, बगल की 4 दुकानें जो उसी इंडस्ट्री और उसी लोकेलिटी के हैं, वो अपने पार्टनर को जो जो पावर दे रही है वो सेम पावर हमारे भी पार्टनर के पास रहेगी। इसको बोलेंगे हम इंप्लाइड अथॉरिटी। सो जो पावर पार्टनरशिप डीड में बयान है, पार्टनर्स ने आपस में अग्री करी, वो एक्सप्रेस अथॉरिटी। जैसे वी हैव अग्रीड दैट कोई भी पार्टनर 20,000 रुपए तक कैश कभी भी घर पे लेके जा सकता है, तो ये एक्सप्रेस अथॉरिटी। लेकिन बगल की 4 दुकानें कोई चीज कर रही है तो अपने भी पार्टनर को वो करने की इजाजत है, इट इज कॉल्ड एज इंप्लाइड अथॉरिटी। जैसे किराने के बिजनेस में हमेशा गुड्स को क्रेडिट पे बेचा ही जाता है ना, खाता सिस्टम तो मेंटेन होता है। तो अगर हमारा पार्टनरशिप किराने बिजनेस में है, लॉ अज्यूम करता है दैट, ठीक है, हमारे पार्टनर के पास भी गुड्स क्रेडिट पे बेचने की अथॉरिटी है। सो बेसिकली बगल की 4 दुकानें जो कर रही है, अपने भी पार्टनर को वो करने की इजाजत है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं इंप्लाइड अथॉरिटी। बट बेटा, इंप्लाइड अथॉरिटी चेंजेस फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस एंड इट ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम लोकेलिटी टू लोकेलिटी। कैसे सर? एग्जाम्पल देते हैं। किराने दुकान में पार्टनर को क्रेडिट पे गुड्स बेचने की इंप्लाइड अथॉरिटी है। हाँ सर, बिल्कुल, खाता सिस्टम मेंटेन होता है। व्हाट अबाउट ज्वेलरी बिजनेस? अरे ज्वेलरी भी क्रेडिट पे बेचे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। समझे? तो एक बिजनेस में जो इंप्लाइड अथॉरिटी है, जरूरी नहीं कि दूसरे भी बिजनेस में। अच्छा, दूसरा, लोकेलिटी टू लोकेलिटी भी इंप्लाइड अथॉरिटी चेंज हो। वो कैसे सर? सिंपल बात समझो। सबसे पहला तो लेट से कोई बहुत सेफ एरिया है, तो वहां पे तो गुड्स क्रेडिट पे बेचे ही जाएंगे, क्योंकि सेफ एरिया है तो लोग तो बराबर ये करेंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल चंबल में, ठीक है, जहां पे सिर्फ डाकू लोग बैठते हैं, उस चंबल इलाके में फॉर एग्जाम्पल कोई किराने वाला गुड्स क्रेडिट पे बेच रहा है, तो वो जब पैसा मांगता है लोग सीधा बंदूक निकालते हैं। क्या वहां पे पार्टनर्स क्रेडिट पे बेचेंगे अपना माल? बिल्कुल नहीं सर। एंड दैट इज व्हाई लोकेलिटी टू लोकेलिटी भी इंप्लाइड अथॉरिटी डिफर करती है। तो सर, अगर इंप्लाइड अथॉरिटी लोकेलिटी टू लोकेलिटी एंड बिजनेस टू बिजनेस डिफर करती है, देन इन दैट केस इंप्लाइड अथॉरिटी को अपन पढ़े ही कैसे? नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल सही है। व्हाट इज इंप्लाइड अथॉरिटी कैन नॉट बी स्टडीड इन द क्लासरूम, बट व्हाट इज नॉट एन इंप्लाइड अथॉरिटी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे सिलेबस का सेक्शन नंबर 19 पार्टनरशिप एक्ट का कहता है ये निम्नलिखित 8 चीजें, ठीक है, ये निम्नलिखित 8 चीजें जो मैं अभी बताने जा रहा हूं वो इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है। वो इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है का मतलब है पार्टनर इन 8 में से कोई भी चीज खुद से करके आएगा, फर्म उसके लिए लायबल नहीं है। पहला, सबमिटिंग अ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। कोई पार्टनर एक तरफा डिस्प्यूट को कोर्ट की जगह आर्बिट्रेशन लेके जाता है, चलेगा क्या? आंसर इज नहीं चलेगा, फर्म उसके लिए लायबल नहीं है। दूसरा, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन हिज ओन नेम। अरे पार्टनर को अगर बैंक अकाउंट फर्म का खोलना ही है तो सारे पार्टनर्स के ज्वाइंट नेम पे खोलना चाहिए। कोई पार्टनर एक तरफा अपने नाम पे अकाउंट खोल रहा है तो गलत है। तीसरा, कॉम्प्रोमाइज और रेलिंक्विश एनी क्लेम। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोहित मेरे फर्म का डेटर है 5 लाख के लिए, बट रोहित मेरा दोस्त भी है। रोहित मेरे फर्म का डेटर है 5 लाख के लिए, बट रोहित मेरा दोस्त भी है। तो मैं रोहित को बोला, रोहित भाई एक काम कर, पे ओनली 4 लाख एज अ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो मेरा ब्रो है, तो मेरा दोस्त है, बराबर, तो इन दैट पर्टिकुलर केस तो सिर्फ 4 लाख रुपया पे कर। क्या मैं एज अ पार्टनर ये हरकतें जो की, क्या फर्म उसके लिए बाइंडिंग रहेगी? आंसर इज नो। तो कोई भी एक पार्टनर कॉम्प्रोमाइज या रेलिंक्विश करता है, सरेंडर करना मतलब रेलिंक्विश, ठीक है, अपना क्लेम, तो वो भी वैलिड नहीं है, वो इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है, फर्म उसके लिए लायबल नहीं है। चौथा, कोई भी पार्टनर एक तरफा जो सूट कोर्ट में ऑलरेडी फाइल्ड है उसे विड्रॉ नहीं कर सकता। पांचवा, कोई भी पार्टनर एडमिट नहीं कर सकता, कन्फेस नहीं कर सकता, नहीं हम ही गलत है,
एक तरफा, सारे फर्म की इजाजत के साथ ही कोर्ट में कोई भी चीज को कन्फेस करना है। कोई एक पार्टनर एक तरफा करेगा तो उसके लिए फर्म लायबल नहीं है। छठवां, अक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप फर्म को अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी प्राप्त करनी है सारे पार्टनर की इजाजत के साथ ही कर सकते हो। सातवां, ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर बहुत सारे झगड़े होते हैं, इसकी वजह से इमूवेबल प्रॉपर्टी को अक्वायर एंड ट्रांसफर करना किसी पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है। पार्टनर एक तरफा ये करके आएगा तो उसके लिए फर्म जिम्मेदार नहीं है। उसके बाद पॉइंट नंबर 8, एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। जब एक पार्टनर वादा करता है कि मेरी पूरी फर्म, मेरे सारे पार्टनर्स आपके भी पार्टनरशिप में पार्टनर बनेंगे। जब कोई एक पार्टनर वादा करता है कि मेरी पूरी फर्म यानी सारे पार्टनर्स आपके भी पार्टनरशिप में पार्टनर होंगे। एग्जांपल दोस्तों, सोहम, चैतन्य और हर्षित, ये तीनों की पार्टनरशिप फर्म थी। सोहम एक दिन मेरे पास आता है और वो ना मेरी पार्टनरशिप फर्म को देख के खुश होता है। तो सोहम कहता है, सर आज के बाद मैं, चैतन्य, हर्षित, हमारी जो फर्म है ना उसके सारे पार्टनर्स आपके भी फर्म में पार्टनर बनेंगे। बेटा सोहम तू अपने लिए बोल सकता है, लेकिन यू कांट कमेंट ऑन बिहाफ ऑफ हर्षित एंड चैतन्य। तो ये इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर नहीं है। सो what is implied authority depends upon the custom and usage of a locality and industry. It will differ from place to place and business to business. But what is not implied authority में कुल मिला के 8 चीजें आती है। पहला, submitting a dispute to arbitration। दूसरा, opening a bank account in his own name। आप वर्ड्स पे ध्यान दो। तीसरा, compromising or relinquishing any claim, any debt। चौथा, admitting a liability before any suit। पांचवा, withdrawing a suit। छठवा, अक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी। सातवां, ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी। एंड आठवां, एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ये 8 चीजें इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है। मतलब ये चीजों में से कुछ पार्टनर करेगा तो उसके लिए फर्म लायबल नहीं है। आई होप वी आर क्लियर अबाउट इट। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि इसी के साथ एक कंसेप्ट जुड़ा है, एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी। आपको बस इतना याद रखना है, बगल की 4 दुकानें अगर कोई चीज नहीं करती, बगल की 4 दुकानें अगर कोई चीज नहीं करती लेकिन हमारी पार्टनरशिप वो चीज को करना चाहती है, जैसे बगल की 4 दुकानें गुड्स को क्रेडिट पे नहीं बेचती बट हमारी पार्टनरशिप फर्म गुड्स को क्रेडिट पे बेचना चाहती है, कहने से हमने इंप्लाइड अथॉरिटी को एक्सटेंड किया है, बढ़ाया है। वी आर एक्सटेंडिंग द इंप्लाइड अथॉरिटी। तो अगर इंप्लाइड अथॉरिटी एक्सटेंड होती है तो इट इज फ्रीली अलाउड, बिल्कुल चलेगा। इट्स गुड फॉर द कस्टमर की ज्यादा चीजों के लिए वो फर्म का कॉलर पकड़ सकते हैं। सो एक्सटेंशन ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी मतलब बगल की 4 दुकानें जो चीज नहीं कर रही है वो भी हम करेंगे, तो हम ज्यादा चीजों के लिए अब फर्म को लायबल मान रहे हैं। ऐसे में इट इज गुड फॉर द कस्टमर एंड इट इज वैलिड, यानी एक्सटेंडेड अथॉरिटी के लिए फर्म लायबल रहेगी। लेकिन अगर बगल की 4 दुकानें कोई चीज कर रही है लेकिन हम अपने पार्टनर को बोले तू ये चीज नहीं कर सकता, बगल की 4 दुकानें कोई चीज कर रही है मतलब इट इज इंप्लाइड अथॉरिटी, लेकिन हमने हमारे पार्टनर को बोला तू ये चीज नहीं कर सकता, एक कहने से हमने इंप्लाइड अथॉरिटी को घटा दिया है, कम कर दिया है। दिस इज कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी। आप बस इतना समझो कि अगर बगल की 4 दुकानें कोई चीज कर रही है तो कस्टमर ये अज्यूम करके मेरी दुकान में आएगा कि हम भी ये चीज करेंगे। जैसे गुड्स को क्रेडिट पे बेच, बगल की 4 दुकानें सपोज गुड्स को क्रेडिट पे बेच रही है और कस्टमर मेरी दुकान में आता है तो वो अज्यूम करके आएगा कि ये बंदा भी, ये पार्टनरशिप भी गुड्स को क्रेडिट पे बेच सकती है। हाउएवर सपोज हमने हमारे पार्टनर को बोल के रखा है कि आप गुड्स को क्रेडिट पे नहीं बेच सकते, तो क्या ना ऐसे इंप्लाइड अथॉरिटी को हमने रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। ये बेटा इंप्लाइड अथॉरिटी का रिस्ट्रिक्शन वैलिड या बाइंडिंग नहीं है। क्यों सर? क्योंकि तू सोचना, बगल की 4 दुकानों में जो चीज मिल रही है कस्टमर तो अज्यूम करेगा 5वीं तुम्हारी दुकान में भी वो अलाउड होगी। ऐसे में बोलना हमने तो हमारी अथॉरिटी कम करके रखी है, कस्टमर के लिए हार्मफुल है। इसीलिए रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी एज अ जनरल रूल इज नॉट अलाउड। यानी अगर आपने पावर को कम भी किया है तो वो कम वाले पावर के लिए क्रेडिट पे गुड्स को बेचने के लिए भी फॉर एग्जांपल फर्म लायबल होगी एज अ जनरल रूल। लेकिन जो मेरे से पढ़े वो जानते हैं मैं क्या बोलने वाला हूं, जहां जहां जनरल रूल वहां वहां एक्सेप्शन। 2 स्पेसिफिक केसेस में रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी वैलिड है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड पावर के लिए फर्म लायबल नहीं होगी। पहला, थर्ड पार्टी को पता था अथॉरिटी रिस्ट्रिक्टेड है, थर्ड पार्टी को पता था अथॉरिटी रिस्ट्रिक्टेड है। दूसरा, थर्ड पार्टी को यह पता ही नहीं था कि वो जिसके साथ डील कर रहा है वो किसी फर्म का पार्टनर है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों, हमारा किराने का बिजनेस है, हमारे लेकिन जिंदगी में इतने ज्यादा कट गए, बराबर, हमको टाइम पे किसी ने कुछ दिया ही नहीं है पैसा, दुनिया ने हमको दिया क्या घंटा, तो किसी ने हमको कुछ दिया ही नहीं है पैसा टाइम पे, तो हमने उधारी बंद ऐसा बोल दिया।
सारे पार्टनर को हमने इंस्ट्रक्शन दिए, बेटा उधारी बंद, किसी को उधारी पे कुछ नहीं देने का। बगल की 4 दुकानें उधारी पे दे रही है, हम उधारी बंद करके बैठे हैं। दिस इज एक्सटेंशन की रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी। सर इट इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी। ऐसे में जब कस्टमर मेरे पास आएगा वो तो अज्यूम करेगा ना उधारी अलाउड है, उसको क्या थोड़ी मालूम है। ऐसे में इवन इफ उधारी पे गलत माल खरीदा कस्टमर में तो भी कस्टमर किसका कॉलर पकड़ेगा? पूरे फर्म का। लेकिन 2 केसेस में कस्टमर फर्म का कॉलर नहीं पकड़ सकता। कस्टमर सिर्फ जो पार्टनर उधारी पे होशियारी बंद करके बेच रहा है उसका कॉलर पकड़ेगा, फर्म का नहीं पकड़ेगा कस्टमर कॉलर। 2 केसेस में, पहला कस्टमर को पता था उधारी बंद, बड़ा सा बोर्ड लिखा था उधारी बंद, कस्टमर को पता था उधारी बंद। दूसरा, कस्टमर को पता ही नहीं था वो जिसके साथ डील कर रहा है वो किसी फर्म का पार्टनर है। तो अगर एक कस्टमर को पार्टनरशिप की मौजूदगी के बारे में पता ही नहीं है, ऊपर से पार्टनर ने भी उधारी पे गुड्स बेचने की अथॉरिटी दिया ही नहीं है फर्म पार्टनर को, तो कैन वी अग्री ऐसे में फर्म का इको लायबल। सो नॉर्मली अगर हमने क्रेडिट पे माल बेचा और माल गंदा निकला तो कस्टमर हमारा फर्म का कॉलर पकड़ सकता है। सो रिस्ट्रिक्शन वैलिड नहीं है। लेकिन अगर कस्टमर रिस्ट्रिक्शन जानता था, कस्टमर जानता था उधारी बंद, तो वो फर्म का कॉलर नहीं पकड़ सकता। दूसरा, कस्टमर जानता ही नहीं था कि वो जो जिसके साथ डील कर रहा है वो किसी फर्म का पार्टनर है, तो भी फर्म लायबल नहीं है। ये सिर्फ 2 केसेस में फर्म लायबल नहीं होगी। थर्ड पार्टी नोज अबाउट द रिस्ट्रिक्शन और थर्ड पार्टी डज नॉट नो दैट द पर्सन इज डीलिंग विद इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म। अच्छे से गो थ्रू कर लेना, इसका बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। रिस्ट्रिक्शन, एक्सटेंशन ऑफ अथॉरिटी फ्रीली अलाउड, रिस्ट्रिक्शन जनरली नॉट अलाउड, मतलब फर्म विल बी लायबल एक्सेप्ट कस्टमर नोज अबाउट द रिस्ट्रिक्शन और कस्टमर डज नॉट नो द पर्सन इज डीलिंग विद इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म। अच्छे से एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके फटाक से ये एग्जाम्पल को देख लेना, बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। चलिए आपकी इजाजत हो तो बढ़ते हैं आगे। क्या बात है सर, कंसेप्ट नंबर 37 पे हम आ भी गए सर, क्या बात है। अरे ये तो बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनो। देयर इज अ पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ निधि, जिया एंड संजना। निधि, जिया एंड संजना ये तीनों पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। जिया का तो आपको पता ही है, जिया का जो हस्बैंड है ना दोस्तों, ठीक है, वो हाउस हस्बैंड है, वो झाड़ू पोछा बर्तन सब करता है, ठीक है, वो नौकरी वोकरी नहीं करता। तो एक दिन ना जिया का हस्बैंड नाराज था जिया से, बोलता है जिया जिया यू हैव अ सोर्स ऑफ इनकम, तेरे इतने सारे पैसे के तेरे सोर्सेस है, तो ना हर बार जब मुझे कुछ गुड्स खरीदने पड़ते हैं मुझे तेरे से पैसे मांगने पड़ते हैं, तो ना लोग बहुत नाराज है मेरे पे, लोग ना बहुत हंसते हैं मेरे को, ये कुछ भी हो जाए अपनी पत्नी को कॉल करता है, ठीक है, तेरी पत्नी एकदम ही तेरे लिए सब कुछ ही प्रोवाइड करती है, ऐसा वो बोलते हैं, मेरे को बुरा लगता है, ऐसा वो हस्बैंड उसका बोल रहा है। जिया बोलती है ठीक है मैं काम करती हूँ, मैं ना मेरी जगह पे पार्टनरशिप में तुझे पार्टनर बनाती हूँ। तो जिया चली जाती है संजना के पास और जिया संजना को पूछती है, संजना संजना हमारी पार्टनरशिप में मेरी जगह पे मेरा वेल्ला हस्बैंड पार्टनर बनेगा तो चलेगा क्या? संजना बोलती है हट। फिर जिया चली जाती है निधि के पास, निधि निधि हमारी पार्टनरशिप में मेरा वेल्ला हस्बैंड पार्टनर, निधि बोलती है ईयू है ईयू, द वर्स्ट शी कैन से इज नो, लेकिन निधि क्या बोल रही है ईयू। एनीवेज, क्या जिया बाकी पार्टनर की इजाजत के बगैर अपने वेल्ले हस्बैंड को अपनी जगह पे पार्टनर बना सकती है? आंसर इज क्योंकि पार्टनरशिप एक ट्रस्ट बेस्ड रिलेशन है, लोगों का जिया पे विश्वास है एज अ पार्टनर डजंट मीन उसके वेल्ले हस्बैंड पे रहेगा, इसलिए जिया यहाँ पे अपनी जगह पे अपने हस्बैंड को पार्टनर नहीं बना सकती। लेकिन डोंट यू थिंक जिया का राइट टू रिसीव प्रॉफिट तो उसका निजी अधिकार है, पर्सनल अधिकार है, एवरीबॉडी अग्रीज। तो जिया का प्रॉफिट जिया के बैंक अकाउंट में जाए या उसके वेल्ले हस्बैंड के बैंक अकाउंट में जाए, इससे दुनिया का क्या लेना देना? एंड दैट इज वेयर दिस कंसेप्ट अराइजेस। दोस्तों, जिया अपना राइट टू रिसीव प्रॉफिट ट्रांसफर करेगी अपने वेल्ले हस्बैंड को, जिया विल बी कॉल्ड एज अ ट्रांसफरिंग पार्टनर। जिया को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफरिंग पार्टनर। एंड उसका वेल्ला हस्बैंड जो है ही विल बी कॉल्ड एज अ ट्रांसफरी, जिसको अधिकार मिला वो ट्रांसफरी, जिसने वो अधिकार ट्रांसफर किया वो ट्रांसफरिंग पार्टनर। डिस्क्लेमर, आफ्टर दिस ट्रांसफर और असाइनमेंट ऑल्सो ट्रांसफरिंग पार्टनर ही पार्टनर रहे, ट्रांसफरी को सिर्फ प्रॉफिट रिसीव करने का अधिकार है टिल द टाइम पार्टनरशिप फर्म इज अ गोइंग कंसर्न, ठीक है, टिल द टाइम द पार्टनरशिप फर्म इज अ गोइंग कंसर्न इज ओनली एंटाइटल्ड टू रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स बिलोंगिंग टू जिया यानी ट्रांसफरिंग पार्टनर। कैन ही इंटरफियर इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस? ही मतलब वेल्ला हस्बैंड, ट्रांसफरी नो। कैन ही आस्क फॉर अकाउंट्स? नो। कैन ही इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? नो। वो क्या करेगा? कटोरा लेके खड़ा रहेगा और जो कटोरे में उसको अमाउंट गिरती है प्रॉफिट की, जिया का शेयर ऑफ प्रॉफिट, उतना वो बस एक्सेप्ट करेगा। ही कैन नॉट चैलेंज अकाउंट्स ऑल्सो। बट जैसे ही जिया रिटायर होती है या जैसे ही फर्म डिसॉल्व होती है, जैसे ही जिया रिटायर होती है, जैसे ही फर्म डिसॉल्व होती है, ऑन रिटायरमेंट ऑफ ट्रांसफरिंग पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म,
अब वेल्ले हस्बैंड को, ट्रांसफरी को दो और अधिकार आते हैं। पहला, नाउ इज एंटाइटल्ड टू जिया शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। फर्म की प्रॉपर्टी में से जिया का जो हिस्सा है वो भी अभी उसको मिलेगा। एंड प्रॉपर्टी में जिया का हिस्सा कितना, ये ढूंढने के लिए नाउ वी कैन एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट ओनली फ्रॉम द डेट आफ्टर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के बाद के जो हिसाब किताब है वो एक्सेस कर सकता है। इजी पॉइंट है सेक्शन 29, ध्यान से सुनना। 5 सेंटेंसेस में डन करते हैं। रेडी? सेंटेंस नंबर 1, a partner cannot transfer his partnership to somebody else and make somebody else the partner, but he can transfer his right to receive profit, right to receive share of assets in favor of another person. When partner does that, he is called as transferring partner, and the person to whom such rights are transferred is known as a transferee. Transferee partner नहीं है till the time firm is a going concern, जब तक firm dissolve नहीं हो रही है। Point number 2, transferee is entitled to share of profits of the transferring partner, but transferee is not entitled to take part in the management of business. He is not entitled to the accounts. He is not entitled to inspect the books. वो कटोरा लेके बस खड़ा रहेगा, जितना प्रॉफिट का शेयर गिर रहा है उतना वो करेगा, एक्सेप्ट वो चैलेंज भी नहीं कर सकता अकाउंट्स को। लेकिन जिया चैलेंज कर सकती है, ट्रांसफरिंग पार्टनर कैन चैलेंज द अकाउंट कि ये मेरे मर्द को इतना कम पैसा क्यों दिया, ऐसा वो बोल सकती है। लेकिन उसका मर्द ऐसा कटोरा लेके खड़ा है, समझा आप लोग को? लेकिन when the partnership is going to be dissolved or if the transferring partner is going to retire, the transferee has 2 additional rights. He can now get the transferring partner shares in the assets of the firm, and to determine that share he now can access the books of accounts but only after period after dissolution. समझा आप लोग को? Easy? All right, we move forward to concept number 38. अपने को मालूम है पुनी पुनी कितने, सुने सुनाई, हिय की प्यास बुझत न बुझाई। ये जो राइट ऑफ माइनर एडमिटेड है, एग्जाम में न जाने कितनी बार आज तक आया है, ये आपको अच्छे से मालूम है। चलिए इसको अच्छे से अब समझते हैं। क्या माइनर हो सकता है? आंसर इज नो, माइनर पार्टनर नहीं हो सकता। लेकिन क्या क्यों नहीं हो सकता सर? माइनर लैक्स म्यूचुअल एजेंसी। बेटा माइनर कभी प्रिंसिपल बन सकता है क्या? नहीं सर, माइनर सिर्फ एजेंट बन सकता है, लेकिन माइनर प्रिंसिपल नहीं बन सकता। अब चूंकि माइनर प्रिंसिपल नहीं बन सकता है तो हाउ कैन ही बी अ पार्टनर? बिकॉज म्यूचुअल एजेंसी इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। अगर तू किसी का प्रिंसिपल बन ही नहीं सकता तो साले पार्टनर कैसे? ये लॉजिक है उसके पीछे का। बट कैन द माइनर बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म विथ कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स? आंसर इज यस, अ माइनर कैन बी एडमिटेड, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, फॉर द पार्टनरशिप विथ कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। यानी माइनर एडमिटेड हो सकता है। मैं इसको माइनर पार्टनर कभी नहीं बोलूंगा, आई विल कॉल इट माइनर एडमिटेड। तो माइनर एडमिटेड के राइट्स क्या क्या होते हैं सर? क्या उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा जब तक वो माइनर है? आंसर इज यस। क्या वो अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है? आंसर इज यस। क्या वो पार्टनर्स को सू कर सकता है? देख, जब तक वो माइनर एडमिटेड फर्म का हिस्सा है तब तक नहीं, लेकिन जैसे ही वो फर्म से जुदा होता है ही कैन सू द पार्टनर्स ऑल्सो। मेजोरिटी अटेन करने के 6 महीने के अंदर अंदर उसको डिसाइड करना है वेदर टू बिकम पार्टनर और नॉट, और उसको उस बात की पब्लिक नोटिस भी देनी होती है। यदि वो डिसाइड करता है पार्टनर बनने का, तो ऐसे में उसका ओरिजिनल जो पीएसआर था जब वो माइनर था वही उसका एज अ पार्टनर भी पीएसआर बनेगा। अगर वो डिसाइड करता है पब्लिक नोटिस देकर कि मैं पार्टनर नहीं बनना चाहता, तो उसके बाद दोस्तों जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है तब तक उसकी लिमिटेड लायबिलिटी होगी, उसकी लायबिलिटी पर अनलिमिटेड होगी ही नहीं। ध्यान से सुनना, अभी यहाँ पे खतरनाक सिली मिस्टेक अलर्ट्स है, मेरा काम है आपको उन सिली मिस्टेक से बाहर निकालना। सुन, इफ माइनर इज येट टू अटेन मेजोरिटी, माइनर अभी तक ठीक है माइनर ही है, मेजोरिटी उसकी आई ही नहीं है, तो ही विल हैव अ लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, ही विल हैव अ लिमिटेड लायबिलिटी, ही विल हैव अ लिमिटेड लायबिलिटी। बट एट द सेम टाइम, ठीक है, माइनर जिस फर्म का पार्टनर है ना, वो फर्म इंसॉल्वेंट हो सकती है। माइनर खुद तो कभी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता, पर माइनर जिस फर्म का पार्ट है वो तो इंसॉल्वेंट हो सकती है। फिर उन्होंने बोला है माइनर को कब तक डिसाइड करना है वेदर टू बिकम अ पार्टनर? थेरोटिकली, ठीक है, सिर्फ थेरोटिकली बोल रहा हूं, प्रैक्टिकली तो आपको पता है 6 महीने के अंदर। थेरोटिकली उन्होंने एक पॉसिबिलिटी बोली है, उन्होंने बोला है कि माइनर को 6 मंथ्स ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, मतलब 18 ईयर्स एंड 6 मंथ्स का जब उसका बर्थडे होता है तब, या तो उसको तब तक पता ही नहीं है कि वो माइनर एडमिटेड है, तो जब उसको मालूम पड़े ऑन हिज ऑब्टेनिंग नॉलेज दैट ही वाज माइनर एडमिटेड विच एवर डेट इज लेटर। अगर माइनर इतना ही होशियार था कि अपन ने उसको पार्टनरशिप का पार्ट बनाया, क्या वो इतना डफर होगा कि उसको पता ही नहीं वो माइनर एडमिटेड है? तो ये सिर्फ एक थेरोटिकल पॉसिबिलिटी है कि माइनर को पता ही नहीं था कि वो माइनर एडमिटेड है, तो उसको जब पता चले तो उसको तुरंत पब्लिक नोटिस देके बोलना।
बट नॉर्मली आपको क्या कंसिडर करना है, 18 साल होने के 6 महीने के अंदर अंदर माइनर हैज टू गिव पब्लिक नोटिस एंड डिसाइड वेदर ही वांट्स टू बिकम पार्टनर और नॉट। अच्छा, अगर माइनर पब्लिक नोटिस नहीं देता 6 मंथ्स के बाद, हम अज्यूम करेंगे ही हैज बिकम अ पार्टनर। अच्छा, सो देयर इज ओनली वन वे यू डिसाइड नॉट टू बिकम अ पार्टनर, बाय गिविंग पब्लिक नोटिस एंड सेइंग मैं पार्टनर नहीं बनना चाहता। बट देयर आर टू वेज यू विल बिकम अ पार्टनर। पहला, यू डिड नॉट गिव पब्लिक नोटिस विद इन 6 मंथ्स ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी, या फिर दूसरा, यू गेव इन द पब्लिक नोटिस दैट यू वांट टू बिकम अ पार्टनर। अच्छा, अब सिली मिस्टेक अलर्ट, सिली मिस्टेक अलर्ट, सिली मिस्टेक अलर्ट। सावधान, अगर माइनर पार्टनर बनता है या तो उसकी इच्छा से या तो 6 महीने के अंदर पब्लिक नोटिस ना देने की वजह से, ही विल बिकम पर्सनली लायबल, यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी। बट कब से? सिली मिस्टेक अलर्ट, फ्रॉम द टाइम ही वॉज एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। जब वो 16-17 साल का नौजवान सा बच्चा फर्म में आया था कि मेरे को भी एडमिट करो ना यार एज अ माइनर, उस दिन से जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई है उसके लिए उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। एग्जांपल सुन, 1 जनवरी 2023 को हमारा नन्ना सा मुन्ना सा यश माइनर इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, एडमिटेड एज माइनर। अच्छा, 10 अक्टूबर 2024 को यश बिकम्स मेजर एंड लेट्स अज्यूम मेजर होने के बाद 6 महीने के अंदर नोटिस देनी होती है, तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। वो 10 अप्रैल को नोटिस देता है, पब्लिक नोटिस टू बिकम अ पार्टनर, कि मैं पार्टनर बनना चाहता हूं। तो कौन से डेट से जो जो लायबिलिटी आएंगी उसके लिए उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। सिली मिस्टेक अलर्ट, नजर हटी, दुर्घटना घटी। ध्यान से सुनना, सिंस ही वाज एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म, माय डियर राजाज एंड रानीज, जिस दिन वो नन्ना मुन्ना यश आया था फर्म में 1 जनवरी 2023, उस दिन से जो जो भी ट्रांजैक्शंस हुए उसके लिए उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। ये अच्छे से समझ आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ठोक के जाएगा। आई होप वी आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। और आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ऑल राइट सर, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बाकी तो सब इजी पॉइंट्स है। कॉन्सेप्ट नंबर 39, अच्छे से ध्यान से सुनते जाना दोस्त। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब भी किसी मौजूदा फर्म में नया पार्टनर एडमिट होता है, जैसे एक फर्म है ए एंड कंपनी, जिसमें देयर आर 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी। अब हमने ABCD एंड कंपनी नाम से एक पार्टनरशिप बनाई, क्योंकि एक नया पार्टनर एडमिट हुआ, लेट्स से पार्टनर डी एडमिट हुआ। तो एक सवाल आता है, एक मौजूदा फर्म में जब नया पार्टनर एडमिट होता है, क्या वो पार्टनर उसके एडमिशन के पहले के फर्म के ट्रांजैक्शंस के लिए लायबल है? मैं जिस दिन फर्म में आया उसके पहले के कांड के लिए मैं लायबल है क्या? नहीं सर, आप थोड़ी थोड़ी लायबल होंगे। सो एज अ जनरल रूल, अ पर्सन इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट्स ऑफ द फर्म डन बिफोर ही वाज एडमिटेड एज अ पार्टनर। लेकिन जहां जहां जनरल रूल, वहां वहां एक्सेप्शन। एक स्पेसिफिक केस में दोस्तों नया पार्टनर पुराने ट्रांजैक्शंस के लिए भी लायबल हो सकता है। कब? एक ही स्पेसिफिक केस है, ध्यान से सुनना, मैं इसको ड्रॉ करता हूं, थोड़ा इजी जाएगा आपको। हाँ, सी, व्हेन द डेट्स ऑफ ओल्ड फर्म, व्हेन द डेट्स ऑफ ओल्ड फर्म आर acquired, when the debts of old firm are acquired by new firm, when the debts of old firm are acquired by a new firm, पुराने फर्म के ट्रांजैक्शन डेट्स, ठीक है, आर अक्वायर्ड बाय न्यू फर्म, बट उसके लिए लगेगा कंसेंट ऑफ 2 थिंग्स, कंसेंट ऑफ 1 क्रेडिटर एंड कंसेंट ऑफ 2 अपने को लगेगा ये अपना कंसेंट ऑफ द न्यू पार्टनर, मतलब न्यू फर्म। सो अगर पुराने फर्म के लोन, पुराने फर्म के ट्रांजैक्शंस, पुराने फर्म के डेट्स न्यू फर्म ने टेक ओवर की है आफ्टर एडमिशन वाली न्यू फर्म बेसिकली, तो ऐसे में इफ इट इज विद कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स एज वेल एज विद कंसेंट ऑफ दैट न्यू पार्टनर, तो वो ट्रांसफर वैलिड है एंड देन न्यू पार्टनर ओल्ड डेट्स के लिए भी लायबल रहेगा। ये बात आप बखूबी समझना। ऑल राइट सर, अच्छे से समझे, बढ़ते हैं आगे। कंसेप्ट नंबर 40, ध्यान से सुनना, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर। दोस्तों पार्टनर को भगा देना, पार्टनर को एक्सपेल करना जो है, ठीक है, 3 कंडीशन एक साथ रहेंगी तो ये हो सकता है। आपको पता है बहुत इजी है, एग्जाम में भी आते रहता है, आई एम वेरी श्योर आपने इसकी प्रैक्टिस तो करी है। पहला, पावर टू एक्सपेल मस्ट बी कंटेंट इन द पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में पार्टनर को भगाने की पावर है।
दूसरा, पावर शुड बी एक्सरसाइज बाय मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, मेजॉरिटी चाहती है कि वो पार्टनर फर्म से रफा दफा हो जाए, तड़ीपार हो जाए। एंड तीसरा, पावर इज एक्सरसाइज्ड इन गुड फेथ। लेकिन गुड फेथ तब मानेंगे जब तीन शर्तें एक साथ आती है। पहला, एक्सपल्शन शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ये दोनों पार्टनर की बीवी वाइफ के बीच झगड़ा हुआ करके क्या एक पार्टनर को निकाला जा सकता है? नहीं सर, इट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ वाइफ, है ना। एंड जिस पार्टनर को आप एक्सपेल करना चाहते हो, यू विल सर्व हिम विद अ नोटिस एंड यू शुड गिव दैट पार्टनर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ये तीनों कंडीशंस यदि एक साथ आते हैं तो हम मानेंगे एक्सपल्शन गुड फेथ में है। एकदम इजी पॉइंट है। अगर एक्सपल्शन इनके अलावा किसी तरीके से तो वो वॉइड है, वो वैलिड नहीं। फॉर एक्सपल्शन टू बी वैलिड बेटा, थ्री कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड। पहला, पावर टू एक्सपेल मस्ट बी कंटेन्ड इन द पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। एंड दूसरा, ठीक है, एक्सपल्शन शुड बी एक्सरसाइज बाय मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। एंड तीसरा, एक्सपल्शन शुड बी इन गुड फेथ। हम सर गुड फेथ कब मानेंगे? जब तीन शर्तें एक साथ पूरी होती है। गुड फेथ तब मानेंगे व्हेन एक्सपल्शन इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप and when partner to be expelled is served a notice or when is given an opportunity of being heard। उसको सुनने का ऑडियो अल्टरनेम पार्टम देना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर इसके अलावा अपने पार्टनर को एक्सपेल किया तो वो नल एंड वॉइड होता है। बढ़े आगे, एकदम इजी पॉइंट है। ऑल राइट सर, बिंदास बढ़ो आगे, हम तुम्हारे साथ है। ऑल राइट, इसके ऊपर 2 अटेम्प्ट पहले ही क्वेश्चन आ चुका है। कंसेप्ट नंबर 41 पे गाड़ी आ भी चुकी है। व्हाट आर द राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर? जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, जब कोई पार्टनर एक्सपेल होता है, जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, व्हाट आर हिज राइट्स? क्या आउटगोइंग पार्टनर कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है? यस, डेमोक्रेसी है, बिंदास कर सकता है दोस्तों। एन आउटगोइंग पार्टनर कैन डेफिनेटली डू अ कॉम्पिटिंग बिजनेस। लेकिन वो तीन चीज, एंड उसे एडवर्टाइज भी कर सकता है, ठीक है, कैन ऑल्सो एडवर्टाइज सच बिजनेस। बट वो दोस्तों तीन चीजों का ख्याल रखेगा। पहला, वो फर्म के नाम का इस्तेमाल नहीं करेगा। दूसरा, मैं फर्म के बिहाफ पे काम कर रहा हूं ऐसा वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और वो फर्म के कस्टमर्स को ललचाएगा नहीं। ही विल नॉट सॉलिसिट द कस्टमर्स ऑफ द फर्म। ये तीनों चीजों को आपको बस प्रिकॉशन लेनी है। एंड इन दैट पर्टिकुलर केस एज आउटगोइंग पार्टनर आप कॉम्पिटिंग बिजनेस बिंदास करो। खाली आप फर्म का इस्तेमाल मत करो, फर्म के नाम का। आप फर्म के बिहाफ पे कर रहे हो ऐसा किसी को बताओ मत। और आप फर्म के कस्टमर को ललचाओ मत, फर्म के कस्टमर को सॉलिसिट मत करो। बाकी अपना कॉम्पिटिंग बिजनेस बिंदास करो। लेकिन ये तो मालूम है आपको, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी अपन ने पढ़ा, अगर आउटगोइंग पार्टनर के साथ आप अग्रीमेंट करते हो दैट आउटगोइंग पार्टनर विल नॉट कैरी कॉम्पिटिंग बिजनेस विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम एंड विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स। ये तीनों शर्तें अगर एक साथ आती है देन इन दैट पर्टिकुलर केस अग्रीमेंट शैल बी वैलिड प्रोवाइडेड रिस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल। पार्टनरशिप एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आता है सेक्शन 27 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का एक्सेप्शन। ये तो आप जानते ही हो। चलो मैं आगे बढ़ता हूं, बहुत ईजी पॉइंट था। All right. Now this is where things get really spicy. Silly mistake alert. दिल थाम के बैठिएगा। ये एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर क्वेश्चन काफी बार मतलब आने की पूरी संभावना है। इंस्टीट्यूट ने एक बार तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने अभी तक इस सेक्शन को पूरी तरीके से आजमाया नहीं है। मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूं ना इंस्टीट्यूट ठोक सकती है, अभी तक वो ठोका नहीं है। तो मैं क्या चाहता हूं पता है, 1 मिनट ये वीडियो को पॉज करो और इसको एक बार पढ़ो, फिर अपन एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे और उसके आधार पे वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस। आप एक बार पढ़ो इसको, बहुत अच्छे से पढ़ो। चलिए ठीक है, आई होप आपने एक बार इसको पढ़ा। अब ध्यान से सुन, अगर कोई पार्टनर या तो रिटायर होता है या तो मर जाता है, ठीक है, ये कब कंडीशन एप्लीकेबल है सुन ध्यान से। अ पार्टनर रिटायर्स और डाइज एंड हिज कैपिटल continues to be in business even after his retirement or death। तो ऐसे में चूंकि आपने पार्टनर का कैपिटल इस्तेमाल किया है तो पार्टनर और हिज एलआर, अगर डेथ है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इज एंटाइटल्ड टू, क्या मिलेगा उसको, या तो प्रॉफिट, बट कौन से रेशो में, असेट के रेशो में, कैपिटल रेशो में। आप रिटायर हो गए, आप मर गए तो पीएसआर को डालो डस्टबिन में। पीएसआर का तब तक रेलेवेंस है जब तक आप पार्टनरशिप का पार्ट थे। आफ्टर यू हैव रिटायर्ड तुम्हारा बस कैपिटल यूज हो रहा है, तो असेट के रेशो में कि टोटल असेट में से तुम्हारे डेड पार्टनर के, रिटायरिंग पार्टनर के असेट्स कितने, वो रेशो में प्रॉफिट आप प्राप्त कर सकते हैं। ये आप लॉजिक पहले लगाओ, ठीक है। सो पार्टनर या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज एंटाइटल्ड टू, सुनते जाना अच्छे से, पहला प्रॉफिट्स
ऑफ फर्म, कब से कब तक, फ्रॉम डेट ऑफ रिटायरमेंट डेथ, बराबर, फ्रॉम डेट ऑफ रिटायर या डेथ, कब तक, टिल हिज कैपिटल इज रीपेड, जब तक उसकी कैपिटल रीपे नहीं होती, इनटू फर्म का कैपिटल, इनटू, ठीक है, असेट्स बिलोंगिंग टू पार्टनर, यानी कैपिटल ऑफ पार्टनर, कैपिटल रेशियो ही आप बोल सकते हो इसको, डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स ऑफ द फर्म, यानी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो यहां पे पीएसआर को डालो भाड़ में, ठीक है। तो जो भी फर्म का प्रॉफिट है उस दौरान, जिस दिन पार्टनर निकल गया फर्म से, उस दिन से जब तक उसकी कैपिटल उसे वापस नहीं मिलती, वो जो पीरियड का फर्म का प्रॉफिट है, इनटू पार्टनर के असेट्स डिवाइडेड बाय फर्म के असेट्स। मतलब फर्म के टोटल इतने असेट्स में से इतने असेट पार्टनर के थे, मतलब टोटल इतने प्रॉफिट में से इतना प्रॉफिट पार्टनर का है, बात समझे। और या तो उसे इंटरेस्ट भी मिल सकता है, इंटरेस्ट एट 6% पर एनम, बराबर, मतलब इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, सिंपल है, असेट्स ऑफ पार्टनर, असेट्स ऑफ पार्टनर जितना फर्म में उसका असेट्स पड़ा है, इनटू 6% इनटू नंबर ऑफ मंथ्स बाय 12, बराबर, कितने महीने के लिए अपने को क्या पता, नंबर ऑफ मंथ्स बाय 12। अच्छे से ये समझ लेना, दोनों में से कोई एक चीज पार्टनर को एट हिज ऑप्शन मिल सकती है। आप व्हिचएवर इज हायर नहीं बोलोगे, एट हिज ऑप्शन बोलोगे। अच्छे से इसको एक बार देख लेना, पॉज करके समझ लेना। दिस इज वन एरिया जहां पे पूरा पूरा आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो एक पार्टनर अगर रिटायर हो जाता है या मर जाता है और उसकी कैपिटल अभी भी फर्म में पड़ी है, तो चूंकि उसका कैपिटल हमने ज्यादा टाइम तक यूज किया, तो बदले में वी विल हैव टू पे हिम। क्या पे करना पड़ेगा सर उसको, ठीक है। पहली चीज जो आपको उसको देनी पड़ेगी इज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इनटू असेट बिलोंगिंग टू द पार्टनर डिवाइडेड बाय असेट टोटल असेट्स ऑफ द फर्म। मतलब प्रॉफिट का वो हिस्सा जो पार्टनर के असेट के शेयर में, कैपिटल रेशो रे, कैपिटल रेशो, दिस इज कैपिटल रेशो, असेट का रेशो, मतलब पीएसआर नहीं, इतना खाली याद रख। या तो इंटरेस्ट एट 6% पर एनम ऑन द असेट्स ऑफ द पार्टनर, पार्टनर के जितने असेट्स है उसके ऊपर 6% इनटू कितने महीने के लिए पड़ा था कैपिटल डिवाइडेड बाय 12। समझा आपको, एट हिज ऑप्शन, मतलब व्हिचएवर इज हायर नहीं बोलने का, एट हिज ऑप्शन बोलने का। आई थिंक काइंड ऑफ सर हम समझ गए, एंड इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो कैलकुलेशन बेस्ड आएगा, तोड़ के आ जाएंगे सर। प्रॉमिस करो कि ये समझ गया और अपन आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, पार्टनरशिप के यूनिट 3 पे हमारी गाड़ी आ भी चुकी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कंसेप्ट नंबर 43 बात करता है, अगर पार्टनरशिप फर्म ने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया, व्हाट आर द डिसेबिलिटीज फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एवरीबॉडी। चलिए इसको अच्छे से बखूबी समझ लेते हैं, जस्ट अ मिनट। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला कंसेप्ट टॉक्स अबाउट, आपको तो ये पता ही है क्या कंसेप्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव, ये भी आप बिल्कुल जानते हो। दोस्तों अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है, इज इट अलाउड? यस, इंडिया में अलाउड है, लेकिन आपको डिसेबिलिटीज होंगे, आपको कुछ सामना करना पड़ेगा, कुछ खामियों का, जिसके बारे में अपन बात करेंगे। अच्छा सर, इंग्लिश लॉ में, इंग्लैंड में रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कंपलसरी है, इसका मतलब अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो पेनल्टी भी लग सकती है। लेकिन इंडिया में पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, मतलब पेनल्टी भी नहीं लग सकती, ठीक है। लेकिन आपके ऊपर एक कन्विंसिंग यानी परसुएसिव प्रेशर डालने के लिए आपके ऊपर 4 अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटीज आती है, आपको 4 प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है तो। अच्छे से सुन लेना। कॉन्सिक्वेंसेस या डिसेबिलिटीज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म क्रिएट्स अ परसुएसिव प्रेशर, कन्विंसिंग प्रेशर फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन। इट्स लाइक मदर सेइंग, तुझे जो करना है कर। लेकिन ऐसे जो करना है वो कर, मम्मी तो बोल लेती है, लेकिन मम्मी जो चाहती है वो ना करे तो जो होता है देखा नहीं जाता है। ये वही वाली बात है, सुनते जाओ। 4 डिसेबिलिटीज है, एक एक करके समझ लेना। एक अनरजिस्टर्ड फर्म किसी भी थर्ड पार्टी के खिलाफ कोई भी सिविल सूट फाइल नहीं कर सकती। एक अनरजिस्टर्ड फर्म किसी भी थर्ड पार्टी के खिलाफ कोई भी सिविल सूट फाइल नहीं कर सकती। इनफैक्ट कोई भी फर्म थर्ड पार्टी को सू सिर्फ तब कर सकती है जब 2 शर्तें एक साथ पूरी होती है। शर्त क्रमांक 1, द फर्म शुड बी रजिस्टर्ड, एंड शर्त क्रमांक 2, ऑल द पार्टनर्स suing शुड बी रजिस्टर्ड एज पार्टनर्स। जैसे ए एंड कंपनी नाम की पार्टनरशिप फर्म थी जिसमें ए, बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं। लेट्स से मिस्टर सी डाइज। वैसे तो किसी भी पार्टनर की डेथ के बाद पूरी फर्म ही डिसॉल्व होनी चाहिए, लेकिन पहले से अग्रीमेंट थी कि किसी की डेथ के बाद भी फर्म कंटिन्यू होगी, तो अब क्या फर्म कंटिन्यू हो सकती है? आंसर इज यस।
सिर्फ फर्म कंटिन्यू तो हो सकती है। ए एंड बी अब उसके पार्टनर्स बचे। फर्म वैसे पहले से रजिस्टर्ड थी, दे वांट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट लेट्स से थर्ड पार्टी, कैन दे डू इट? आंसर इज यस। व्हाई? फर्म इज रजिस्टर्ड एंड पर्सन सुइंग आर रजिस्टर्ड एज पार्टनर। लेकिन सी की जगह एक नया पार्टनर आता है मिस्टर डी, जिसका रजिस्ट्रेशन हमने ROF रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास किया ही नहीं। तो ए बी एंड डी ऐसे अब 3 पार्टनर्स है, उन्होंने थर्ड पार्टी को सू करना है, क्या वो कर सकते हैं? नहीं सर। क्यों? फर्म तो रजिस्टर्ड है बेटा, लेकिन मिस्टर डी द न्यू पार्टनर इज नॉट रजिस्टर्ड एज अ पार्टनर एंड दैट इज व्हाई दिस सूट इज नॉट वैलिड। सो पहला डिसेबिलिटी, नो पर्सन कैन फाइल अ सिविल सूट अगेंस्ट अ थर्ड पर्सन। नो अनरजिस्टर्ड फर्म कैन फाइल अ सिविल सूट अगेंस्ट थर्ड पर्सन। In fact, an unregistered firm can file a suit only if 2 conditions are met. पहला, the firm is registered. दूसरा, all the persons suing are registered as partners. Disability number 2, if a third party files a legal suit, अगर third party unregistered firm के खिलाफ कार्यवाही करती है, then and the value of the suit is more than ₹100, then the unregistered firm cannot claim set off. हमारी unregistered firm है, आप हमारे क्रेडिटर हो, आप हमसे 10,000 रुपए मांग रहे हो, लेकिन आपने भी हमसे 6,000 के गुड्स लिए, ठीक है? सो जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिटर एंड अनरजिस्टर्ड फर्म, क्रेडिटर हैज गिवन अ लोन ऑफ लेट्स से ₹10,000, बट अनरजिस्टर्ड फर्म हैज आल्सो गिवन गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ लेट्स से ₹6,000। तो आइडियली अनरजिस्टर्ड फर्म को सिर्फ कितना पे करना चाहिए? 4,000 रुपया फिट टूस करना चाहिए। लेकिन अगर सूट की वैल्यू, अगर आप एक अनरजिस्टर्ड फर्म हो और अगर सूट की वैल्यू बेटा 100 रुपए से ज्यादा है, वैसे तो नेचुरली कोई 100 रुपए के लिए सूट थोड़ी आजकल करता है, तो इन दैट केस सेट ऑफ क्लेम नहीं हो सकता, यानी क्रेडिटर आपसे पूरे 10,000 रिकवर कर सकता है। सो इफ अ थर्ड पार्टी टेक्स लीगल एक्शन अगेंस्ट द अनरजिस्टर्ड फर्म एंड वैल्यू ऑफ द सूट इज मोर देन ₹100, देन अनरजिस्टर्ड फर्म फिटूस यानी सेट ऑफ नहीं कर सकता। 100 रुपए तक है तो फिटूस करो, तेरे 100 रुपए मेरे 80 रुपए में BC देगा, ये करो, बट 100 रुपए के ऊपर का अगर डेट है तो अनरजिस्टर्ड फर्म अपना फिटूस, अपना सेट ऑफ नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट, अनरजिस्टर्ड फर्म का कोई भी पार्टनर कैनॉट फाइल अ लीगल सूट अगेंस्ट द फर्म और द पार्टनर। अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर अपने पार्टनर्स को बाकी या अपनी फर्म को सू नहीं कर सकता, एक्सेप्ट फॉर 3 थिंग्स। 3 चीजों के लिए खाली कर सकता है। पहला, टू सीक डिसोल्यूशन। दूसरा, डिसोल्यूशन के बाद हिसाब किताब मांगने, टू सीक अकाउंट्स। और तीसरा, उसका प्रॉपर्टी का शेयर मांगने, टू रियलाइज हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। सो डिसेबिलिटी नंबर 3, अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर थर्ड पार्टी के खिलाफ कोई भी, थर्ड पार्टी ने, अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर दूसरे पार्टनर के खिलाफ या फर्म के खिलाफ कोई भी सिविल सूट नहीं कर सकता, कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता, सिवाय व्हेन 3 कंडीशंस आर मेट। पहला, ठीक है, ही कैन सीक डिसोल्यूशन बाय फाइलिंग अ सूट। दूसरा, आफ्टर डिसोल्यूशन इज अनाउंस्ड ही कैन सू फॉर अकाउंट्स। तीसरा, ही कैन सू फॉर रियलाइजेशन ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, बट अदरवाइज नहीं कर सकता। यह सुन के अगर आपको लग रहा है कि दोस्तों मतलब अनरजिस्टर्ड फर्म को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, बेटा अनरजिस्टर्ड फर्म किसी का कुछ उखाड़ नहीं सकती, बट थर्ड पार्टी तो अनरजिस्टर्ड फर्म का सब कुछ उखाड़ सकती है, बराबर, बिकॉज थर्ड पार्टी कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड फर्म ऑल्सो। अब आपको एग्जाम में क्या लिखना है, ध्यान से सुनना, मैं एक बार रिपीट करता हूं, बेहद इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने की पूरी संभावना, पे अटेंशन। If the firm is unregistered, there is no penalty under Indian Partnership Act, but there are some disabilities because of which there is a persuasive effect, the persuasive pressure that the firm should be registered. Disability number 1, no unregistered firm can file a civil suit against third party. In fact, any firm can file a suit against third party only if 2 conditions are met. पहला, the firm is registered. दूसरा, every person suing is registered as a partner. Disability number 2, if a third party takes legal action against unregistered firm and the value of the suit is more than ₹100, थर्ड पार्टी ने जो हमारे खिलाफ कार्यवाही करी है जो 100 रुपए से ज्यादा की है, then unregistered firm cannot claim set off, वो फिटूस नहीं कर सकता, ठीक है। डिसेबिलिटी नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, अच्छे से सुनना दोस्तों, द अनरजिस्टर्ड फर्म का कोई भी पार्टनर कैनॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और अ पार्टनर अनलेस 3 चीजें, ही कैन फाइल अ सूट टू सीक डिसोल्यूशन, he can file the suit to seek accounts after dissolution or to realization of his share in the property of the firm after dissolution. चौथा, अनरजिस्टर्ड फर्म के खिलाफ थर्ड पार्टी कैन ऑलवेज फाइल अ सूट, एकदम इजी। अब उसके बाद ना उन्होंने एक्सेप्शंस करके 4 पॉइंट्स दिए हैं एंड ये भी एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। ये क्या पॉइंट्स है सर?
बेटा एक्सेप्शन का मतलब है कि फर्म रजिस्टर्ड हो या ना हो, क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है, मतलब फर्म चाहे रजिस्टर्ड हो, फर्म चाहे अनरजिस्टर्ड हो, ये चार चीजें बिंदास अलाउड रहेंगी, इसका मतलब है एक्सेप्शन। सुन लेना पहला पॉइंट दोस्तों, थर्ड पार्टी कैन ऑलवेज सू द फर्म। फर्म रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, थर्ड पार्टी तो फर्म को सू कर सकता है। दूसरा पॉइंट, फर्म रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, उस फर्म का पार्टनर डिसोल्यूशन के लिए, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के लिए एंड रियलाइजेशन ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म के लिए सूट फाइल कर सकता है, बराबर, ये तो एक्सेप्शन में था। तीसरा, जैसे ही कोई पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट होती है, जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट होती है तो वो सारे पार्टनरशिप के असेट्स ना कोर्ट के ऑफिसर के कस्टडी में जाते हैं। उस कोर्ट के ऑफिसर का नाम है ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर। दोस्तों ऑफिशियल असाइनी एंड रिसीवर जो है ना, ठीक है, ही हैज द पावर टू रियलाइज, ये रिलीज नहीं है, रियलाइज होना चाहिए, ही हैज द पावर टू रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। मतलब क्या सर, सिंपल बात है, फर्म चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, वो यदि इंसॉल्वेंट है तो सारे असेट जब्त किए जाएंगे, वो असेट्स को बेचा जाएगा, पैसा रियलाइज किया जाएगा और ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग द लायबिलिटीज। आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट इट। डिसेबिलिटी क्रमांक 4, राइट टू सू और क्लेम सेट ऑफ इफ वैल्यू ऑफ द सूट डज नॉट एक्सीड 100। अगर सूट की वैल्यू 100 रुपए तक है तो आप सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो। एंड ठीक है, देखो ये सेट ऑफ 100 रुपए तक का है तो फर्म रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड आप दोनों केसेस में कर सकते हो। पांचवा पॉइंट, अच्छे से बने रहना, अच्छे से सुनते जाना। लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैज पावर टू फाइल सूट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैज पावर टू फाइल सूट टू सीक, नहीं डिसोल्यूशन नहीं मांग सकता, टू बेसिकली आस्क फॉर अकाउंट्स एंड फॉर रियलाइजेशन ऑफ हिज शेयर, नहीं मरे हुए पार्टनर का शेयर, डिसीज्ड पार्टनर शेयर इन प्रॉपर्टी ऑफ फर्म, इन प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। तो दोस्तों ये 5 एक्सेप्शन है, मतलब क्या, फर्म रजिस्टर्ड हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। पहला, फर्म रजिस्टर्ड हो या ना हो थर्ड पार्टी जो है वो उस फर्म को सू कर ही सकता है। दूसरा, फर्म रजिस्टर्ड हो या ना हो उसका पार्टनर डिसोल्यूशन के लिए, अकाउंट्स के लिए एंड रियलाइजेशन ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी के लिए सूट फाइल कर सकता है। तीसरा, जो ऑफिशियल असाइन या रिसीवर है, कोर्ट का ऑफिसर, फर्म रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, यदि वो इंसॉल्वेंट है तो वो असेट्स को अपनी कस्टडी में लेगा, असेट्स को बेचेगा, पैसा रियलाइज करेगा और वो लायबिलिटीज में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। चौथा, अगर वैल्यू ऑफ द सूट, सामने वाले का, थर्ड पार्टी के सूट का वैल्यू 100 रुपए तक है तो अनरजिस्टर्ड फर्म हो या रजिस्टर्ड सेट ऑफ तो क्लेम हो सकता है। 100 रुपए तक है तो, 100 रुपए से ज्यादा है तो अनरजिस्टर्ड फर्म सेट ऑफ नहीं क्लेम कर सकते। पांचवा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव चाहे वो रजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर का हो या अनरजिस्टर्ड, वो सू कर सकता है पार्टनरशिप को फॉर अकाउंट्स एंड फॉर रियलाइजेशन ऑफ हिज शेयर, हिज नहीं डिसीज्ड पार्टनर शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। इजी। चलिए हम लोग बातों बातों में पहुंच गए कंसेप्ट नंबर 44 पे और हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वर्सेस डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। आपका काम है इसको एकदम शिद्दत से देखना। दोस्तों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप में आने वाला बदलाव, पार्टनर्स के रिलेशन में होने वाले चेंजेस। बट जब सारे पार्टनर्स के बीच सारे संबंध टूट जाए यानी बिजनेस ही खत्म हो जाए, इट इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखो उन्होंने भी वही बोला है सेक्शन 39 में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सारे पार्टनर्स के बीच का जब संबंध टूटता है हम उसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एक आध पार्टनर सपोज रिटायर होता है, एक आध पार्टनर सपोज फॉर एग्जांपल पागल हो जाता है, तुम एक आधे पार्टनर को इनसेन डिक्लेयर करते हो या एक आधा पार्टनर को एक्सपेल करते हो, निकाल देते हो, तो इट इज ओनली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इट इज नॉट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फिर उन्होंने डिफरेंस बिटवीन दिया है, इसमें मेरे को कुछ भी योगदान देने लायक नहीं है, बस इंपॉर्टेंट है करके मैंने रखा है। मैं चाहता हूं वीडियो को यहाँ पे पॉज किया जाए और मैं चाहता हूं कि एक बार इसे पढ़ के वापस वीडियो को प्ले किया जाए ताकि हम कंसेप्ट नंबर 45 पे चले। बहुत इजी कंसेप्ट है। चलो ऑलराइट, अब कंसेप्ट नंबर 45 एंड कंसेप्ट नंबर 46 अक्खा पब्लिक को मालूम है यहाँ पे हम क्या डील करेंगे। कंसेप्ट नंबर 45 दोस्तों बात कर रहा है डिसोल्यूशन विदाउट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के बारे में, ऑल्सो कॉल्ड एज वॉलंटरी डिसोल्यूशन। दोस्तों चार केसेस में फर्म डिसॉल्व होती है, ठीक है, 4 केसेस में फर्म डिसॉल्व होती है, अच्छे से समझ। केस नंबर 1 डिसोल्यूशन थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट। अगर मियां बीवी हो राजी तो क्या करेगा काजी? If all the partners of the firm decide that the firm should be dissolved, then firm will be dissolved. So it will be dissolved with consent of all the partners or in accordance with the partnership deed, यानी contract between the partners.
सेकंड केस जहां पे बिना कोर्ट की इजाजत यानी वॉलंटरीली डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन को अपन नाम दिए कंपल्सरी डिसोल्यूशन। ये कब होता है सर, अच्छे से सुन लेना। कंपल्सरी डिसोल्यूशन तब होता है व्हेन देयर इज अ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट व्हिच मेक्स द बिजनेस अनलॉफुल। आपका इकलौता बिजनेस है और वो अनलॉफुल हो गया। सपोज आप कोई केमिकल बनाते थे और वो अब केमिकल इलीगल हो गया, तो कहने से अब पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ेगा। या तो ठीक है सारे ही पार्टनर्स, या तो सारे ही पार्टनर्स, या तो ऑल बट वन पार्टनर्स, ठीक है, इधर ऑल पार्टनर्स और ऑल एक्सेप्ट वन पार्टनर, एक को छोड़ के सारे पार्टनर्स हैव बिकम इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट हो गए। ऐसे में बेटा फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। आई होप वी आर क्लियर अबाउट इट। तो ये कंपल्सरी डिसोल्यूशन है, यहाँ पे कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। आपका इकलौता बिजनेस अनलॉफुल हो गया, या तो सारे पार्टनर या तो एक को छोड़ सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, तो फर्म की होगी कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अगला पॉइंट, 4 केसेस जहां पे कंटिंजेंसी के कारण फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। पहला, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड थी, फिक्स पीरियड खत्म हो गया। दूसरा, पार्टनरशिप किसी एडवेंचर के लिए बनी थी, जैसे मेट्रो बनाना, एडवेंचर पूरा हो चुका है, मेट्रो बन गई है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप का उद्देश्य अचीव हो चुका है, ऐसे में पार्टनरशिप को हम डिसॉल्व कर सकते हैं। तीसरा, डेथ ऑफ अ पार्टनर। चौथा, इंसॉल्वेंसी। ध्यान से सुनिए, डेथ एंड इंसॉल्वेंसी से ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, अनलेस पार्टनरशिप ही नहीं फर्म ही डिसॉल्व होती है, अनलेस पार्टनर्स ने पहले से तय किया था किसी की डेथ या इंसॉल्वेंसी के बाद भी हम तो बिजनेस भाई कंटिन्यू करेंगे। सो एज अ जनरल रूल, डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स इन डिसोल्यूशन ऑफ द एंटायर फर्म। तो कंटिंजेंसी में एक को बोल के 4 पॉइंट चिपका दिए। पहला, फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑन एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड। दूसरा, फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ सिंगल एडवेंचर ऑन कंप्लीशन ऑफ दैट एडवेंचर। तीसरा, डेथ, और चौथा, इंसॉल्वेंसी। अगला पॉइंट, पार्टनरशिप एट विल में कोई भी पार्टनर नोटिस इन राइटिंग देके फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। A partner can give notice in writing to all the other partners of his intention to dissolve the firm. अगर बाकी पार्टनर भी अग्री करते हैं, हाँ यार इंपॉर्टेंट पार्टनर रिटायर हो रहा है, फर्म को डिसॉल्व करते हैं, तो फर्म डिसॉल्व होगी। अगर बाकी पार्टनर्स कहते हैं तू निकल, निकलना है ना निकल, हम तो बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं, ऐसे में फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। ऐसे में दोस्तों वो पार्टनर जो निकलना चाहता है वो रिटायर हो जाएगा। सो पार्टनरशिप एट विल में एनी पार्टनर कैन गिव नोटिस इन राइटिंग टू ऑल दी अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। अच्छा, फर्म कब से डिसॉल्व मानी जाएगी? अगर डेट ऑफ डिसोल्यूशन उस नोटिस में दिया है तो उसी डेट से, अगर कोई डेट नहीं दिया है तो जिस दिन बाकी पार्टनर्स को नोटिस मिलती है उस डेट से फर्म डिसॉल्व मानी जाएगी। इजी। ये 4 केसेस है बेटा वॉलंटरी डिसोल्यूशन, यानी ऐसी डिसोल्यूशन जिसमें कोर्ट की ऑर्डर नहीं लगती। एक बार ना क्वेश्चन आया था, कंपल्सरी डिसोल्यूशन रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ द कोर्ट, आंसर इज फॉल्स। वो वॉलंटरी का टाइप है। वॉलंटरी मतलब जहां पे कोर्ट की इजाजत नहीं लगती, ये अपने माइंड में रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 46, डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अक्खा पब्लिक को मालूम था ना ये आने वाला है, बेशक। कॉन्सेप्ट नंबर 46 बात कर रहा है डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के बारे में, बने रहना यहां पे। पहला, अगर कोई भी पार्टनर पगला जाता है, अगर कोई भी पार्टनर इंसेन हो जाता है, अदर देन स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर पागल है तो अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, देन एनी अदर पार्टनर, ठीक है, दूसरा कोई भी पार्टनर या उस पार्टनर का नेक्स्ट फ्रेंड यानी वेल विशर, नेक्स्ट फ्रेंड का मतलब है वेल विशर ऑफ दैट इंसेन पार्टनर, कैन अप्रोच द कोर्ट एंड देन कोर्ट की ऑर्डर से फर्म डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, अगर कोई पार्टनर पगला गया तो या तो दूसरा कोई भी पार्टनर या उसका नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द इंसेन पार्टनर कोर्ट जाएगा एंड कोर्ट में ऑर्डर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। बट टेम्पररी सिकनेस, फिलहाल की बीमारी, इज नो ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन। दूसरा, परमानेंट इनकैपेसिटी, अगर किसी पार्टनर का परमानेंटली इनकेपेबल हो गया इन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, हैंडीकैप हो गया, अपाहिज हो गया, या उसको कोई क्रोनिक डिसीज है, कैंसर जैसा कोई बीमारी हो गया, तो इन दैट केस किसी दूसरे पार्टनर कोर्ट जाएंगे एंड कोर्ट को लगा तो वो फर्म को डिसॉल्व भी कर सकता है। तीसरा केस, दुर्व्यवहार यानी मिसकंडक्ट, अगर कोई भी पार्टनर ऐसा व्यवहार करता है जो फर्म का बिजनेस प्रीजुडिशियली अफेक्ट करे, प्रीजुडिशियली नेगेटिवली, तो ऐसे में दोस्तों, ठीक है, पार्टनरशिप बाकी पार्टनर अगर कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट की ऑर्डर से डिसॉल्व हो सकती। और एक बात, मिसकंडक्ट बिजनेस के दौरान होना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। मिसकंडक्ट की वजह से अगर बिजनेस अफेक्ट होता है, चाहे वो बिजनेस के बाद भी हो, तो भी कहने से फर्म डिसॉल्व। और एक बात दोस्तों, कोई चीज मिसकंडक्ट है या नहीं डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, इट विल डिपेंड ऑन नेचर ऑफ बिजनेस। मतलब क्या सर, सिंपल बात है, कहने से सीए बिजनेस में जुआ खेलना गलत है, सीए बिजनेस था हमारा और हम बीच बीच में जुआ खेलते थे, मिसकंडक्ट है।
बट हमारा जुए का ही धंधा है, हमारा गैम्बलिंग फर्म है, क्या उसमें हम जुआ खेल सकते हैं? हाँ सर, वही तो बिजनेस मॉडल है। तो जो चीज एक बिजनेस में मिसकंडक्ट है, जरूरी नहीं है दूसरे में मिसकंडक्ट हो। और एक बात, आपने बिजनेस अवर्स में ही मिसकंडक्ट किया, जरूरी नहीं है आप बिजनेस के बाद मिसकंडक्ट करते हो, जिसकी वजह से फर्म के विपरीत परिणाम आता है, बिजनेस अफेक्ट होता है नेगेटिवली, तो भी हम मिसकंडक्ट मानेंगे। तो जो पार्टनर मिसकंडक्ट नहीं कर रहा है वो कोर्ट जाएगा, एंड कोर्ट चाहे तो फर्म को डिसॉल्व करेगा। फिर उन्होंने बात किया परसिस्टेंट यानी कंटिन्यूअस ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट के बारे में। अगर फर्म की अग्रीमेंट का बार बार उल्लंघन होता हो रहा है, ठीक है, अब एनी पार्टनर इज डूइंग विलफुली एंड परसिस्टेंटली ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट। विलफुल मतलब इच्छा के साथ, विद डिजायर, परसिस्टेंटली मतलब कंटिन्यूअसली, अगर ये उल्लंघन हो रहा है तो ऐसे में कोर्ट कैन ऑर्डर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जैसे कोई पार्टनर बार बार पैसे को चोरी कर रहा है, एम्बेजलमेंट, पैसे की चोरी, कोई पार्टनर गलत ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, कोई पार्टनर जितना पेटी कैश अलाउड है उससे ज्यादा होल्ड कर रहा है, कोई पार्टनर है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बार बार मांगने के बाद भी दिखाता ही नहीं है, तो इन दैट केस नहीं चलेगा। अगला पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अगर कोई पार्टनर जिद करता है कि मेरी जगह पे किसी और को पार्टनर बना दो, आई विल ट्रांसफर होल ऑफ माई इंटरेस्ट टू थर्ड पार्टी, कि मेरी जगह पे अब कोई थर्ड पार्टी पार्टनर होगा, जिद करता है। या कोई पार्टनर अपना ड्यूज, अपना कोर्ट में जो भी एरियर्स था, पेंडिंग अमाउंट थी, वो बोलता है पार्टनरशिप की असेट्स बेच के रिकवर करो। ए पार्टनर या तो अपनी जगह पे किसी और को पूरी तरीके से पार्टनर बनाना चाहता है, या तो पार्टनर अपना टैक्स का ड्यूज, लैंड रेवेन्यू मतलब टैक्स, ठीक है, फर्म के असेट से रिकवर करने बोल रहे हैं। ऐसे में दूसरा कोई पार्टनर कोर्ट जाएगा तो फर्म डिसॉल्व हो सकती है। इसके बाद उन्होंने बोला है कंटिन्यूअस एंड परपेचुअल लॉसेस, वेयर बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस इन फ्यूचर ऑल्सो। आपका बिजनेस ही ऐसा है कि बिना लॉस के आप उसे कर ही नहीं सकते। बिजनेस कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस इन फ्यूचर ऑल्सो, देन इन दैट केस कोर्ट विल ऑर्डर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ये आप बखूबी समझ लें। आखिरी पॉइंट, एनी अदर जस्ट और इक्विटेबल ग्राउंड, जहां पे कोर्ट को और कोई भी रीजन न्याय के पक्ष में लगे, जस्ट एंड इक्विटेबल लगे, जैसे मैनेजमेंट ना कोई डिसीजन ही नहीं बना पाए, या पार्टनर्स जो है ना वो एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे, या फिर पार्टनर्स का बिजनेस में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, सबस्ट्रेटम इज इंटरेस्ट। या तो किसी पार्टनर ने, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में इनसाइडर ट्रेडिंग करी, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म थी, एंड इनसाइडर ट्रेडिंग तो फ्रॉड होता है, गलत होता है, तो वो करी, कहने से ऐसे फर्म को हम डिसॉल्व कर देंगे ऑन जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। चल एक बार मैं खाली हेड पॉइंट्स रिपीट करता हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन विदाउट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के बारे में, यानी वॉलंटरी डिसोल्यूशन। 4 पॉइंट्स आएंगे। पहला, डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। दूसरा, ठीक है, कंपलसरी डिसोल्यूशन, जिसमें 2 चीजें आती है, या तो एकलौता बिजनेस इलीगल हो गया, या तो सारे पार्टनर या एक को छोड़ के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए। तीसरा, डिसोल्यूशन बेस्ड ऑन कंटिंजेंसी, जिसमें 4 चीजें आती है, फिक्स पीरियड खत्म हो गई, पर्टिकुलर एडवेंचर खत्म हो गया, डेथ या इंसॉल्वेंसी। चौथा, पार्टनरशिप एट विल में एनी पार्टनर कैन गिव नोटिस इन राइटिंग ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। इन 4 केसेस में फर्म डिसॉल्व हो। इसके बाद अपन ने डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में कुल मिला के 7 पॉइंट्स पढ़े, थाला फॉर अ रीजन, 7 पॉइंट्स। पहला, ठीक है, मेंटल इनकैपेसिटी, अनसाउंड माइंड, पार्टनर अदर देन स्लीपिंग पार्टनर पगला गया तो दूसरा कोई भी पार्टनर या नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ दैट इनसेन पार्टनर कोर्ट जाके फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है। दूसरा, परमानेंट इनकैपेसिटी, अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप हो गया तो दूसरा कोई भी पार्टनर कोर्ट जाके फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है। तीसरा, मिसकंडक्ट, इफ द बिजनेस ऑफ द फर्म इज कैरिड ऑन इन सच अ वे दैट इट प्रीजुडिशियली अफेक्ट्स द फर्म, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बिजनेस, ऑल्सो मिसकंडक्ट बिजनेस के दौरान हो जरूरी नहीं है, बट इट शुड प्रीजुडिशियली नेगेटिवली अफेक्ट द बिजनेस। चौथा, ठीक है, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट, कंटिन्यूअस ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट, अगर इच्छा के साथ यानी विलफुली एंड कंटिन्यूअसली आपने ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट किया है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस द फर्म मस्ट बी डिसॉल्व। पांचवा दोस्तों, ठीक है, was dissolution when partner wants to transfer his interest and make somebody else the partner, or he wants to, ठीक है, set off the partnership assets against his arrears of land revenue, उसके टैक्स के ड्यूज के अगेंस्ट वो पार्टनरशिप के असेट्स को सेट ऑफ करना चाहते हैं। छठवां पॉइंट वाज कंटिन्यूअस लॉसेस, अगर फर्म का बिजनेस फ्यूचर में भी लॉस के बिना हो ही नहीं सकता है, फ्यूचर में भी सिर्फ लॉस ही दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल कोई लक की लाइन ही नहीं है उस पार्टनरशिप में, तो मतलब कोई प्रॉफिट होने नहीं वाला है, तो ऐसे में फर्म कैन बी डिसॉल्व बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। लेकिन लास्टली 7वां, एनी अदर जस्ट और इक्विटेबल ग्राउंड, और भी कोई भी तरीका जो, ठीक है, कोर्ट को जस्ट एंड इक्विटेबल लगे, ऐसा इन्होंने बोला है, जैसे डेडलॉक इन मैनेजमेंट, पार्टनर आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स, लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम यानी इंटरेस्ट, एंड गैम्बलिंग यानी इनसाइडर ट्रेडिंग बाय अ पार्टनर ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। क्या बात है भाई, मुबारक हो, अपने आप के लिए तालियां बजाओ। दोस्तों हम लोग अभी तक कंसेप्ट नंबर 47 पे आ भी चुके हैं, और इसी के साथ अपना पार्टनरशिप एक्ट जो 20 मार्क्स का है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट जो लगभग 25 नंबर का आता है एग्जाम में,
एंड हमारा IRF जो 6 नंबर का है हो भी चुका है। और आपकी इजाजत हो तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं विद द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। गणपति बाप्पा मोरया। 3, 2, 1 लेट्स स्टार्ट। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला LLP एक्ट की ओवरऑल वेटेज है 6 नंबर। एक ही क्वेश्चन आएगा लेकिन आएगा जरूर, हाथ के मार्क्स से बिल्कुल गवाना नहीं है। तो LLP एक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे अपन नजर डालते हैं। सबसे पहला डेफिनेशंस के ऊपर, कंसेप्ट नंबर 47 तक गाड़ी आ भी चुकी है। पहली डेफिनेशन है दोस्तों बॉडी कॉर्पोरेट। उन्होंने बोला है बॉडी कॉर्पोरेट में, देखो ये डेफिनेशन का जो बेसिक है ये तो आपको मालूम ही है, मेरा काम है एक बार बस उसे रिवाइज करना। मीन्स बोल के एक चीज आती है, ठीक है। इंक्लूड्स बोल के 3 चीजें आती है। बट डज नॉट इंक्लूड बोल के, बट डज नॉट इंक्लूड बोल के 3 चीजें गायब हो जाती है। सुन ध्यान से, बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द एक्ट, यानी कंपनीज एक्ट कहते हैं जो कंपनी है वो बॉडी कॉर्पोरेट है। एंड इट इंक्लूड्स LLP रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, दिस एक्ट मतलब LLP एक्ट 2008, LLP इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बट इट डज नॉट इंक्लूड, यह निम्नलिखित 3 चीजें बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। पहला, कॉर्पोरेशन हो, मतलब क्या सर, जब कोई इंसान किसी ऑफिस या किसी पोजीशन को होल्ड करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत मेहनत किया और एक दिन में IAS ऑफिसर बन, आई बिकेम फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थाने डिस्ट्रिक्ट। तो कहने से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थाने डिस्ट्रिक्ट, ये जो मेरी पोजीशन है, ये जो मेरा पद है, ये पार्टनर नहीं बन सकता। सो इसको बोलते हैं कॉर्पोरेशन। सो मैं एज ए इंडिविजुअल बन सकता हूं बट वो पोजीशन नहीं बन सकती। अच्छा बाय द वे आप अगर सर्च करोगे ना LLP एक्ट आशय पाटणकर मेरे नाम से, तो भैया मैंने ना 1 घंटे के अंदर पूरा LLP एक्ट इन डेप्थ रिवाइज करके आपको दिया है। और मैं चाहता हूं एक बार ये 100 कंसेप्ट होने के बाद आप उस वीडियो को भी एक बार देख लेना। ऐसे ही स्मॉल मिलाते जाना, लार्ज बनाते जाना दोस्तों। आई हैव अ वेरी सिमिलर वीडियो फॉर IRF ऑल्सो। आई ऑल्सो हैव अ सिमिलर वीडियो फॉर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। 1 शॉर्ट रिवीजन है ये सारे कंसेप्ट जिसमें हमने कवर करे, तो वो एक बार आप आराम से देख लेना, ठीक है। बट डज नॉट इंक्लूड में कॉर्पोरेशन हो। दूसरा, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्यों सर? बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव होता है मेंबर का वेलफेयर, वेयर एज बॉडी कॉर्पोरेट का मोटिव होता है, मतलब पार्टनर LLP का मोटिव होता है प्रॉफिट। तो LLP के प्रॉफिट मोटिव के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉम्पैटिबल नहीं है, इसलिए हम उसे पार्टनर नहीं बनाते। एंड तीसरा, उन्होंने बोला एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच इज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गजेट। कोई भी अन्य बॉडी कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, भाई ने बोला करने का तो करने का। वापस रिपीट करना मेरे साथ, बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर 2 clause 20 ऑफ कंपनीज एक्ट एंड इट इंक्लूड्स एन LLP रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, LLP रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया और अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बराबर। बट इट डज नॉट इंक्लूड 1 कॉर्पोरेशन सोल, 2 cooperative society and 3 any body corporate notified by the central government। फाइनेंशियल ईयर सिंपल है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, लेकिन if LLP is incorporated after 30th September then पहला फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31st मार्च ऑफ द नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर। मतलब अगर LLP बनी है 1 अक्टूबर 2024 को, तो उसका ईयर एंड होगा बेटा 31st मार्च 2026, ठीक है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। फॉरेन LLP वो है विच इज इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म्ड रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया बट विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। वही LLP अग्रीमेंट एक रिटर्न अग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ LLP एंड पार्टनर विच कंटेन द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। लास्टली स्मॉल LLP, अच्छे से लिमिट्स को याद रखना। कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कैपिटल मैक्सिमम कितना हो सकता है, डज नॉट एक्सीड 25 लाख या उससे ज्यादा अमाउंट जो रूल्स ने दिया है, और रूल्स की अमाउंट भी 5 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती, हालांकि रूल्स ने कोई अमाउंट ही नहीं दी है, तो अपन तो 25 लाख पे ही खेलेंगे। एंड पिछले साल का टर्नओवर प्रीवियस ईयर का एज पर कौन से स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, डज नॉट एक्सीड 40 लाख सर, यस परफेक्ट, 40 लाख, ठीक है। एंड विच फुलफिल सच अदर टर्म्स एंड कंडीशंस एज प्रिस्क्राइब्ड।
जो ये तीनों शर्तें पूरी करेगी वो बेटा स्मॉल एलएलपी। पहला, इट्स कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 लाख और सच हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़, ऑल्दो लिमिट 25 लाख है। एंड टर्नओवर अकॉर्डिंग टू द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी डज नॉट एक्सीड रुपीज 40 लाख और सच हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़, ऑल्दो लिमिट 40 लाख है। सो 25 लाख और 40 लाख ये लिमिट्स, एंड विच मीट सच अदर टर्म्स एंड कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब। जहां जहां प्रिस्क्राइब वहां वहां रूल्स आर नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस। आ जाओ दोस्तों कंसेप्ट नंबर 48 पे, हु कैन बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनते जाना। कौन बनेगा एलएलपी में पार्टनर? ओनली अ इंडिविजुअल एंड अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन बिकम पार्टनर, इसलिए हमने बॉडी कॉर्पोरेट डिफाइन किया। एंड इंडिविजुअल ऑल्सो कैन नॉट बिकम पार्टनर अगर वो तीन में से कोई एक कैटेगरी में आता है। पहला, he has been found to be of unsound mind by a competent court and the finding is still in force, मतलब किसी कोर्ट ने उसको पागल ठहराया है और आज भी वो कोर्ट की नजर में पागल है। अगर अब वो कोर्ट की नजर में नॉर्मल हो जाता है, नाउ कैन ही बिकम अ पार्टनर? यस। जब तक वो कोर्ट की नजर में पागल है तब तक वो पार्टनर नहीं बन सकता। सेकेंड इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, एक ऐसा इंसॉल्वेंट पर्सन, ठीक है, जिसका इंसॉल्वेंसी स्टार्ट हुआ है, हालांकि कोर्ट ने अभी तक उसको रिहाई नहीं दी है, डिस्चार्ज नहीं किया है, मतलब अभी भी वो कोर्ट की नजर में इंसॉल्वेंट है, वो भी पार्टनर नहीं बन सकता। और तीसरा, एनी पर्सन हु हैज अप्लाइड टू बी एडजज, एडजुडिकेटेड मतलब मुकदमा चलना, जुरिस्डिक्शन, एडजुडिकेटेड मतलब जजमेंट देना, ठीक है, अप्लाइड टू गिव अ जजमेंट एज अ इंसॉल्वेंट एंड द एप्लीकेशन इज पेंडिंग। वापस रिपीट करता हूं सेक्शन 5, हु कैन बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी? ओनली एन इंडिविजुअल और अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी। However, an individual cannot become partner in LLP if, ठीक है, he is a person of unsound mind according to court of competent jurisdiction and the finding is still in force, आज भी वो कोर्ट की नजर में पागल है, ठीक है। सेकेंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। तीसरा, a person has applied to be adjudicated as an insolvent and the application is pending. Superb। फिर हमने बात की डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में, इजी है। एक एलएलपी में कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे जो कंप्लायंस के लिए जिम्मेदार है? एटलीस्ट 2। दोनों के दोनों डैश होने चाहिए, डैश मतलब गाली नहीं डाल रहा है, हाँ, दोनों के दोनों इंडिविजुअल्स होने चाहिए। एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एक अगर रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो दूसरा नॉन रेसिडेंट भी चलेगा। रेसिडेंट मतलब कौन सा? रेसिडेंट वो व्यक्ति है हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। 120 दिन जो भारत में स्टे किया वो रेसिडेंट। एक रेसिडेंट है तो दूसरा नॉन रेसिडेंट चलेगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर, यस। अगर किसी एलएलपी में सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट्स ही पार्टनर्स है, जैसे एक एलएलपी है अंधा पैसा एलएलपी। अंधा पैसा एलएलपी के 2 पार्टनर्स है, पहला है टेस्ला आईएनसी, टेस्ला कंपनी, फॉरेन कंपनी, और दूसरा है रिलायंस लिमिटेड। नाउ हु विल बिकम डेजिग्नेटेड पार्टनर? क्योंकि डेजिग्नेटेड पार्टनर सिर्फ इंडिविजुअल्स बन सकते हैं, तो ऐसे में जो बॉडी कॉर्पोरेट्स है वो अपने नॉमिनीज को अपॉइंट करेंगे। जैसे टेस्ला बोलता है मेरा नॉमिनी है मिस्टर मस्किया, मस्किया तो को तो आप जानते ही हो। रिलायंस बोलता है मेरा नॉमिनी है मिस्टर मुखिया, मुखिया को भी आप अच्छे से जानते हो। सर ज्यादा मजाक मत उड़ाना, जियो के पैक वापस महंगे कर देगा। आप जैसे लोग ऐसा कुछ तो जोक उसके ऊपर मारते हो तो सुन। तो हु विल बी द पार्टनर्स? टेस्ला एंड रिलायंस, इन दोनों पार्टनर्स है। बट हु विल बी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स? मिस्टर मुखिया एंड मिस्टर मस्किया, इन दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है। सो इफ एलएलपी कंसिस्ट ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट्स, ठीक है, और इंडिविजुअल्स एंड बॉडी कॉर्पोरेट का कॉम्बिनेशन है, तो कौन बनेगा डेजिग्नेटेड पार्टनर? या तो इंडिविजुअल पार्टनर या फिर नॉमिनी ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट, ऐसा उन्होंने बोला है। फिर दोस्तों कंसेप्ट नंबर 50 में उन्होंने बताया है कौन सी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी के लिए फाइल करनी है। तो आपको एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के लिए 2 डॉक्यूमेंट्स फाइल करनी होगी। एक है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है, एक है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जिसमें आपको ये निम्नलिखित चीजें बतानी है। पहला तो नेम ऑफ द एलएलपी, दूसरा प्रपोज्ड बिजनेस, तीसरा नेम एंड एड्रेस ऑफ एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, चौथा नेम एड्रेस ऑफ पार्टनर, पांचवा नेम एंड एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, एंड छठवा सच अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इज डॉक्यूमेंट नंबर 1 जो आपको फाइल करनी है ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन, जिसमें 6 चीजें आएंगी। कौन सी? नेम ऑफ एलएलपी, प्रपोज्ड बिजनेस, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। दूसरी कौन सी डॉक्यूमेंट है सर? स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 11, दिस इज डॉक्यूमेंट नंबर 2। ये स्टेटमेंट जो है डॉक्यूमेंट नंबर 2, इसमें 2 टाइप के लोग कुछ डिक्लेयर करेंगे। कौन लोग? Persons engaged in formation of LLP such as advocate, CA, CS and cost accountant, and person who have written their name in the incorporation
डॉक्यूमेंट सच एज पार्टनर्स। ये दोनों टाइप के लोग, पहला जो एलएलपी को बनाने में मदद की है सच एज सीए, सीएस, एडवोकेट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट, एंड दूसरा एवरी पर्सन हु सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम, सॉरी जिन्होंने अपना नाम सब्सक्राइब किया टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। ये दोनों क्या दावा कर रहे हैं, क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, दैट वी हैव कंप्लाइड विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर इन रिलेशन टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, कि एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के संदर्भ में हमने इस एक्ट और इसके तहत बने रूल्स का पूरा पालन किया है, ऐसा ये डिक्लेयर करते हैं। समझे सर, काइंड ऑफ हम अच्छे से समझ पाए। चलो सर अपन आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, यहाँ पे डिस्क्लेमर, सेक्शन 13 जो है ना रजिस्टर्ड ऑफिस, वो भी एग्जाम में आ सकता है, तो ऑल्दो मैंने ये कंसेप्ट्स में कवर नहीं किया है, बट एक बार ना सेक्शन 13 आपके ये 100 कंसेप्ट होने के बाद गो थ्रू करना। रजिस्टर्ड ऑफिस करके है, 4 ही सेंटेंसेस है, इजी है काफी, वो भी एक बार गो थ्रू कर लेना, दैट ऑल्सो कैन बी देयर इन द एग्जाम। चलो, और एक बात आपको ये भी पता है कि अगर नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी 2 से कम होते हैं और एलएलपी 6 महीने से भी ज्यादा धंधा करती है, जब उस इकलौते पार्टनर को पता है कि वो अकेला धंधा कर रहा है, तो उस इकलौते पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पर्सनल होती है 6 महीने बाद। ये भी आपको पता है सेक्शन 6। तो ना एक बार खाली सेक्शन 6 एंड सेक्शन 13 एलएलपी एक्ट से गो थ्रू करना, एंड आई थिंक वी कैन प्रोसीड। सेक्शन 17 17 पे खतरा है, हर कोई जानता है, अगर एलएलपी एक्ट में वाट लगनी है तो इसी सेक्शन में लगनी है बबुआ। तो ऐसे में मेरा आपसे आग्रह है, यहाँ पे वीडियो को ठीक है बिल्कुल अच्छे से देखना है। अभी तक आपने बहुत पेशेंटली वीडियो को देखा है, इतु से के लिए अपना क्रेडिट मत गवाना, लेकिन इतना याद रखना कि यहाँ पे आपको वीडियो को 1 मिनट पॉज करना है, पूरा सेक्शन 17 गो थ्रू करना है और पढ़ के बोलना है नहीं समझा, ताकि अब मैं आपको थोड़ा इज्जत से समझा पाऊं। लेट्स बिगिन। पॉज किया, चलो आगे बढ़ते हैं। सुन, मैं ना वर्ड टू वर्ड पहले ये बता देता हूं क्या लिखा है, फिर उसका मतलब भी बता दूंगा। नॉट विथ स्टैंडिंग यानी इग्नोरिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 15 एंड 16, यानी सेक्शन 15 जो नेम ऑफ एलएलपी की बात करता है एंड सेक्शन 16 जो रिजर्वेशन ऑफ नेम की करता है, ठीक है, उनको बिल्कुल इग्नोर करके, या तो इनएडवर्टेंस मतलब गलती से, या तो अदरवाइज मतलब जानबूझ के, अगर एलएलपी का नाम किसी मौजूदा एलएलपी कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से आइडेंटिकल या टू नियरली रिजेंबलिंग है, अगर किसी एलएलपी का नाम किसी मौजूदा एलएलपी कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से आइडेंटिकल या रिजेंबलिंग है, मिलता जुलता है, तो ऐसे में हमारा एलएलपी का नाम चूंकि दूसरे किसी से मिलता जुलता है, सामने वाले को तकलीफ है, तो सामने वाला एप्लीकेशन देगा सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन है सामने वाला? या तो एलएलपी, या तो कंपनी, या तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, खुद पर्सन थोड़ी है, तो ट्रेडमार्क थोड़ी एप्लीकेशन देगा, तो उसका ओनर, उसका प्रोप्राइटर, सो प्रोप्राइटर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, ये एप्लीकेशन देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हमको बोलेगा दैट यू हैव टू चेंज द नेम ऑफ एलएलपी विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच डायरेक्शन। यानी अगर हमारे एलएलपी का नाम किसी मौजूदा एलएलपी कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से आइडेंटिकल या टू नियरली रिजेंबल्स है, तो ऑन एप्लीकेशन मेड, जिसे चुभ रहा है सामने वाला, वो अप्लाई करेगा। जैसे मेरा नाम है डेलॉइट एलएलपी, कहने से असली वाले डेलॉइट को तकलीफ होगी, तो वो एलएलपी डेलॉइट जो असली वाली है वो अप्लाई करेगी। सपोज मैंने नाम रखा रिलायंस एलएलपी, कहने से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो असली वाली कंपनी है वो अप्लाई करेगी। सपोज मैंने नाम रखा कोलगेट एलएलपी, गोलगेट एलएलपी, अब कोलगेट कोई कंपनी का नाम थोड़ी है यार, कोलगेट तो सिर्फ एक ब्रांड होता है, ट्रेडमार्क है वो। उस ट्रेडमार्क का सर मालिक कौन है? फिर पामोलिव इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी, तो प्रोप्राइटर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क पामोलिव इंडिया लिमिटेड जो कोलगेट का प्रोप्राइटर है, वो अप्लाई करेगा सीजी को कि उस एलएलपी का नाम चेंज करवा, एंड देन सीजी विल पास एन ऑर्डर सेइंग 3 महीने में आपको नाम चेंज करना है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के प्रोप्राइटर की केस में, ध्यान से सुनना, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के प्रोप्राइटर के एप्लीकेशन की केस में यह वैलिड सिर्फ तब होगा जब एलएलपी का चुभने वाला नाम आने के 3 साल के अंदर अंदर वो एप्लीकेशन किया जाए। प्रोप्राइटर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन सिर्फ तब वैलिड होगा यदि वो उस एलएलपी के नाम आने के 3 साल के अंदर उसने अप्लाई किया, अन्यथा एलएलपी को नाम बदलने हम नहीं बोलेंगे। एग्जांपल दूं आपको, क्यूट क्यूट प्यारा प्यारा 4 एग्जांपल ले लो। पहला, हमने नाम रखा फॉर एग्जांपल लेट अस से कैडबरी एलएलपी, हमने नाम रखा कैडबरी एलएलपी, एक कहना से कैडबरी से मिलता जुलता है। कैडबरी नाम सर आपने कब रखा? 1 अप्रैल 2024 को रखा। तो ऐसे में कैडबरी का जो ओनर है, बाय द वे कैडबरी जिस कंपनी का ब्रांड है उसका नाम मॉन्डेलेज है, मॉन्डेलेज लिमिटेड। तो कैडबरी का जो ओनर है ना मॉन्डेलेज लिमिटेड, ही विल मेक एन एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अप टू 3 साल का लिए ऐड करेंगे 1 अप्रैल 2027। इसके पहले इसके बाद अगर उसने एप्लीकेशन किया तो एप्लीकेशन वैलिड नहीं।
अच्छा, सो फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के प्रोप्राइटर को 3 साल के भीतर एप्लीकेशन करना है। ये तो सर हम समझ गए। अच्छा, बाय द वे, अगर एलएलपी का पुराना नाम से अपने को तकलीफ नहीं थी, नया नाम से अपने को तकलीफ है। अगर मैं उदाहरण देना चाहूं तो ना, पहले नाम था मेरा लॉकी एलएलपी, जिस नाम से किसी को तकलीफ नहीं थी, 1 अप्रैल 2024 को बनी, लेकिन मैंने 10 अक्टूबर 2025 को नाम बदला, चेंज ऑफ नेम किया, और अब मैंने नाम रखा गोलगेट एलएलपी। कहने से कोलगेट को मिर्ची लगेगी, ऐसा नाम रखा तो कोलगेट ये कोई कंपनी नहीं है, कोलगेट ये कोई एलएलपी नहीं है, कोलगेट एक ब्रांड नेम है, ट्रेडमार्क है। उसके ओनर का नाम क्या है? पामोलिव इंडिया लिमिटेड। सो पामोलिव इंडिया को चेंज ऑफ नेम से नया नाम चुभ रहा है ना, तो नए नाम से 3 साल के अंदर एप्लीकेशन है बाय प्रोप्राइटर ऑफ कोलगेट। प्रोप्राइटर मतलब पामोलिव जो कंपनी है वो। अच्छा, एक बात और, ये प्रोविजन, ये जो टाइम लिमिट है ना 3 साल का, ये सिर्फ प्रोप्राइटर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन पे है। सिली मिस्टेक अलर्ट। अगर कोई कंपनी या एलएलपी से आपका नाम मिलता जुलता है तो कंपनी एंड एलएलपी को कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये बात आप अच्छे से समझना। मतलब क्या सर? मैंने नाम रखा डेलॉइट एलएलपी, जो असली वाली एलएलपी से चुभ रहा है, तो असली वाला डेलॉइट एलएलपी, ये तो नकली वाला है। असली वाला डेलॉइट एलएलपी, नो टाइम लिमिट फॉर एप्लीकेशन, वो कभी भी अप्लाई कर सकता है। चल इनका नाम बदलवा दो और अपना नाम चेंज हो जाएगा। सिमिलरली मैंने नाम रखा रिलायंस एलएलपी, ये तो कहना है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो असली वाला रिलायंस लिमिटेड है उसको तकलीफ है, तो देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर एप्लीकेशन। वो कभी भी बोल सकता है हमारे जैसा नाम है, कभी भी चेंज कर दो। तो टाइम लिमिट 3 साल की सिर्फ प्रोप्राइटर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को है। कंपनी एलएलपी को अगर तुम्हारा नाम चुभने वाला लगे, उसे कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसके बाद तो सेक्शन बहुत इजी। इफ एलएलपी चेंजेस इट्स नेम और ऑब्टेन न्यू नेम, उसको 15 दिन के अंदर आरओसी को ये बात बतानी है। फिर आरओसी एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा, जो मिलने के 30 दिन के अंदर एलएलपी को एलएलपी अग्रीमेंट में बदलाव करना है। सिंपल है, एलएलपी विल चेंज द नेम, 15 डेज में एलएलपी विल इन्फॉर्म आरओसी कि हमने नाम बदला। जिस ऑर्डर के तहत नाम बदला वो सीजी की ऑर्डर भी फाइल करना उसके साथ। फिर आरओसी नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा नए नाम के साथ। वो सर्टिफिकेट जैसे ही मिलता है, विद इन द नेक्स्ट 30 डेज आप लोग विद इन द नेक्स्ट 30 डेज आप लोग एलएलपी अग्रीमेंट में भी नाम चेंज करने का। अगर एलएलपी ने खुद से नाम नहीं बदला तो सेंट्रल गवर्नमेंट एलएलपी का नामकरण करेगी और आरओसी को भी बोलेगी चल नया सर्टिफिकेट दे दे उसको नया नाम के साथ। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया नामकरण, क्या एलएलपी वापस चेंज कर सकती है? आंसर इज यस, एलएलपी कैन अगेन चेंज इट्स नेम। इतने ही पॉइंट्स है, एक बार मैं रिपीट करता हूं। 17 पे फालतू का तुम लोग डरता है, कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है, करो अच्छे से। पहला पॉइंट, यदि हमारे एलएलपी का नाम किसी मौजूदा एलएलपी कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से आइडेंटिकल या टू नियरली रिजेंबलिंग है, देन ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय एलएलपी कंपनी और प्रोप्राइटर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, CG will pass an order directing the LLP to change its name within 3 months from the date of such order. However, एक बात आप लोग समझ लेना, अगर ठीक है प्रोप्राइटर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एप्लीकेशन कर रहा है तो जो नाम एलएलपी का उसे चुभ रहा है वो नाम आने के 3 साल के अंदर अंदर उसको वो एप्लीकेशन फाइल करना होगा, समझा? लेकिन प्रोप्राइटर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए खाली 3 साल की लिमिट है। कंपनी या एलएलपी को आपका नाम से तकलीफ है तो वो तो कभी भी अप्लाई कर सकता है, नो टाइम लिमिट। जैसे आप अपना नाम चेंज करते हो, आपको 15 दिन के अंदर, एलएलपी को 15 दिन के अंदर ये बात आरओसी को इन्फॉर्म करनी। आरओसी विल इशू फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो मिलने के 30 दिन के अंदर एलएलपी अग्रीमेंट में भी बदलाव करेगी। अगर एलएलपी खुद से नाम नहीं बदलती, डिफॉल्ट में है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नामकरण करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अलॉट अ न्यू नेम टू द एलएलपी, बट डज दिस प्रिवेंट द एलएलपी फ्रॉम चेंजिंग इट्स नेम? नो, एलएलपी अपना नाम चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। आर वी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो एलएलपी एक्ट तो उतना ही है। अगर कायदे से देखा जाएगा 51 कंसेप्ट 100 में से डन है, तो आई थिंक इस वीडियो को अपन इधर ही रोकते हैं और अपन कंसेप्ट नंबर 52 यानी नेगो के अलावा बाकी चैप्टर्स की अपन अगली वीडियो बनाएंगे। आई होप आप लोग एकदम अच्छे से फॉलो कर पा रहे हो, मेरे साथ आप शिद्दत से पढ़ाई करते रहना। वी आर हाफ वे थ्रू, ये जर्नी और आधी चलेगी, बट ट्रस्ट मी, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको इसके साथ मिलेगी, फिर आप क्वेश्चंस कोई भी पेपर में से कुछ भी सॉल्व करने का ट्राई करना, आपको भी मजा आ जाएगा दोस्तों। ऑलराइट, आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं एपिसोड नंबर 3 के साथ, जहां पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट
एंड कंपनीज एक्ट अपन बेहद डिटेल में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड बाय, एंजॉय योर डे। बाय दोस्तों।